भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वंडरफुल से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी ऑडियो वीडियो ऑडियो चेक चेक दे देंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। जल्दी 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 सारे के सारे लोग आ जाएंगे। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, यस यस यस, वेरी 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 एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका डे 1 ऑफ सीए इंटर लॉ लेक्चर्स फॉर जनवरी 27, मई 27 एंड सितंबर 27 अटेम्प्ट के लिए ये हमारे सेशंस चालू होने जा रहे हैं दोस्तों। आज की तारीख 13 ऑफ जुलाई को ये लेक्चर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्वागत है स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए आप कहां से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं फटाफट फटाफट सिटी और स्टेट का नाम डाल दीजिएगा, या सिटी का नाम अगर आप डाल देंगे तो भी अपने आप में सफिशिएंट होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। तनिष कह रहे हैं सर मुझे 48 मिले से 45 डेज की स्टडी करके। क्या बात है। अगर मतलब आप अगर 60, मेरी आवाज रिपीट हो रही है? नहीं, मेरे से 45 डेज की स्टडी करके नहीं बेटा, मेरी आवाज रिपीट नहीं हो रही है। पटना, इसके अलावा पुणे, कैलकाटा से है के जैन, मुंबई से है राहुल गुप्ता, शिव कुमार है मुंबई से, खुशी है महाराष्ट्र से, राजदीप जयपुर, खुश राय लखनऊ, अहमदाबाद, क्या बात है, अमेजिंग, कर्नाटका, चित्तौड़गढ़, अमेजिंग, जालना, सूरत, इसके अलावा कर्नाटका, दिल्ली, लखनऊ, नासिक, रोहिणी, दिल्ली, बरेली, आसाम, हरियाणा, लोनावला, राजकोट। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस वंडरफुल से सेशन में। मित्रों, हम लोग आज के सेशन के अंदर सबसे पहले तो हम लोग एक इंट्रोडक्शन सेशन लेने वाले हैं हमारा, है ना। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आपको सीए इंटर लॉ के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आज ही इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। हमारे जो क्लासेस के टाइमिंग है ये 11:15 से लेके 1:45 तक होंगे। इसमें 15 मिनट का ब्रेक मैंने इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया हूं, जिसके अंदर आपको ब्रेक मिलेगा बीच में। डिपेंड करता है, किसी दिन क्लास का फ्लो बहुत बढ़िया चलता रहा हमारा और ब्रेक की आवश्यकता नहीं लगेगी तो हम लोग ब्रेक नहीं लेंगे, या किसी समय अगर ब्रेक मुझे ऐसा लगता है कि कोई हैवी टॉपिक आ रहा है और हैवी टॉपिक के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक देने की आवश्यकता है तो मैं आपको ब्रेक को इंक्लूड करते हुए चलूंगा, ठीक है ना। फिर भी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको 1 बजे के आसपास लगभग एक ब्रेक मिलेगा 15 मिनट का। अगर हो सके तो उसी पीरियड में आपको क्या कर लेना है, अपना लंच निपटा लेना है। लंच कोई अपने को रोज के रोज अपन शाही बोझ करते नहीं है कि आधा 1 घंटा लगे खाने के लिए। 15 मिनट विल बी सफिशिएंट टाइम कि आप उसके अंदर अपना लंच कर लीजिए। फिर उसके बाद आधा घंटा मेरे साथ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने अगले लेक्चर के लिए। तो आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा खाना खाने के बाद, ठीक है। ओके चलो, तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं यहां पर इस पूरे सेशंस के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं वो क्या है, तो सारे के सारे लोग ध्यान देते हुए चलता स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। चलो 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 सर, एकदम बढ़िया से ध्यान देना है यहां पर, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने फाउंडेशन के अंदर एकदम जबरदस्त आप लोगों ने मेहनत की थी, हम लोगों ने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा था लॉ को, उसी तरीके से हम लोग इंटर को भी पढ़ने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन के अंदर जो हमें सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था लॉ, वो आपको इंटर में सबसे आसान लगने वाला है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, पूरे 6 सब्जेक्ट्स में से सबसे आसान सब्जेक्ट आपका लॉ का रहने वाला है, जिसके लिए हम लोग, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे इस सब्जेक्ट को, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अपने आप में बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ बातें बताते हुए चल रहा हूं, आप है ना थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, ताकि ये लेक्चर में अगर आप अटेंड रहेंगे ना, इसको इतने ध्यान से सुन लिया ना, तो अपनी आगे आने वाली जो 3 महीने की जर्नी है ना, ये बहुत स्मूथ हो जाएंगे। मैक्सिमम चीजें मैं आपको बता दूंगा, कैसे अपने नोट्स बनेंगे, आपको कितनी किताबें बनाना है, आपको कौन सी किताबें मिलेंगी, कब कौन सी किताब से पढ़ेंगे, सब चीजें जब मैं बता दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा आपको लिखना है तब आप लिख लेना, अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस शांति से मुझे स्क्रीन के ऊपर देखते हुए चलो, शांति से सुनते हुए चलो, मैं जो जो बातें आपको बता रहा
ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, हमारी क्लास बहुत इंटरेक्टिव रहने वाली है, तो जब जब मैं आपसे कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ भी पूछूं ना, तो मेक श्योर कि आप उसका जवाब देते हुए चलो, ताकि जितना ज्यादा आप अटेंटिव रहोगे, उससे देखो आप कमेंट जवाब दोगे, मैं सवाल पूछ रहा हूं तो आप अटेंटिव रहोगे क्लास के अंदर, और वो आपके लिए ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हाउ वी विल स्टडी लॉ। हम लॉ को कैसे पढ़ने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लॉ को कैसे पढ़ेंगे, तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, पहले मैं आपको जो भी मुझे टॉपिक समझाना है उसका बैकग्राउंड दूंगा, उसका एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको पहले एक बार लॉ, क्या हम लोग आगे वाला लॉ पढ़ रहे हैं उसको आपको समझा दूंगा। एक बार आपने उसको समझ लिया तो हम उसके साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे। मतलब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हैंड रिटन नोट्स और लॉ को समझना, ये दोनों चीजें आपकी पैरेलल चलने वाली है, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको रीड कर लेंगे हमारे न्याय शास्त्र से। किससे बोलो बच्चों, न्याय शास्त्र से हम लोग इसको रीड कर लेंगे। जो मैं आपको किताबें देने वाला हूं उसमें 2 रेगुलर मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल्स को न्याय शास्त्र बोला जाता है, उससे हम लोग आराम से रीड कर लेंगे टॉपिक को जो हम लोगों को पढ़ना है, या जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल है ना, उस मॉड्यूल की मदद से ही न्याय शास्त्र को बनाया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, न्याय शास्त्र के अंदर जितने भी आपका रेलेवेंट पोर्शन है वो सारी चीजें मैं रखता हूं, और जो आलतू फालतू की चीजें आईसीआई ने मॉड्यूल के अंदर डाल के रखी है उसके सारे चीजों को मैंने हटा दिया हूं। इसलिए न्याय शास्त्र 1 और 2 दोनों को मिला के आपको 350 पन्नों के अंदर आपको जो कंटेंट परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड मैनर के अंदर उसको मिल जाएंगे। सर मुझे जरा एक बात बताओ, आप ये 350 पन्नों की जो आप किताब बोल रहे हो ये अपने आप में सफिशिएंट है क्या? सर इंस्टीट्यूट के कितने पेजेस है? इंस्टीट्यूट के 550 पेजेस है। मैंने उसको 350 पेजेस में आपको, जहां पर समरी की रिक्वायरमेंट थी वहां पर समराइज मैनर में दिया हूं, जहां पर बेटा रेगुलर डिटेल मैनर की जरूरत थी वहां पर डिटेल मैनर में दिया हूं, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको इस किताब के बारे में बताते हुए चलूंगा, ठीक है ना। तो तीसरी चीज है, हम लोग इसको रीड कर लेंगे। अब जो बच्चों ने मुझसे फाउंडेशन में पढ़ा है, आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हमारा कोई एक चैप्टर या एक यूनिट हमारा फिनिश होता है तो हम लोग उस यूनिट के क्या करते हैं, उस यूनिट के मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स को करवाता हूं। यानी कि हम लोग फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस भी होंगी। मतलब मैं आंसर्स को प्रेजेंट करना आपको सिखाऊंगा, और इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। इसी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैं आपको इंपॉर्टेंट जो एलडीआर क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं आपको मार्क कराते हुए चलूंगा कि एग्जाम से पहले दिन आपको कौन से क्वेश्चंस को देखते हुए जाना है, कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाना है, वो मैं आपको बढ़िया से बताते हुए चलूंगा। यू जस्ट हैव टू फोकस इन द क्लास, बाकी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखना। मैं आपको इतनी चीजें बता दूं कि अगर आपने ये क्लास में मेरे साथ साथ कर दिया, और क्लास के बाद आपने सिर्फ मात्र 15 मिनट डेली के दिए ना लॉ को, दोस्तों आपको लॉ में टेंशन नहीं होगा। मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा भी नोट्स, मैं आपको क्लास में एग्जाम्पल से फिट भी कराऊंगा, मैं आपको क्लास में न्याय शास्त्र को रीड भी कराऊंगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सारी चीजें मैं आपको क्लास के अंदर करवाऊंगा। बस आपको 15 मिनट जाके रिवाइज करना है जो मैंने आज पढ़ाया। ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने 15 मिनट रिवाइज नहीं किए तो अगले दिन आप बहुत ज्यादा फ्रेश माइंड से आएंगे, जिसमें पुराना टॉपिक उड़ा हुआ होगा। नो डाउट मैं अगले क्लास में आपको दोस्तों रिवाइज करवाता हूं। देखो मेरा पैटर्न कैसा होता है पढ़ाने का, मैं बता देता हूं। मान लीजिए जैसे आज मैंने आपको कुछ पढ़ाया, मान लीजिए यहां पर मैंने कोई भी टॉपिक आज आपको एकदम बढ़िया से मस्त वाला टॉपिक पढ़ाया, तो जब अगले दिन की क्लास होंगे ना दोस्तों, तो अगले दिन के क्लास के शुरुआत में मैं आपको क्या करवाता हूं, इस टॉपिक को पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। समझे क्या आप बात को? मतलब सर आज मैंने मान लीजिए 5 टॉपिक पढ़ाया, तो उन 5 टॉपिक को मैं अगले दिन के क्लास में पहले आपको रिवाइज करवाऊंगा, और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूं, नए टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तब तक हम लोग नए टॉपिक को शुरुआत ही नहीं करते जब तक हम लोग हमारे पुराने टॉपिक को रिवाइज नहीं करते। सर ऐसा आप क्यों करते हो? इससे दोस्तों देखो, जो मैंने आज पढ़ाया ये आपने 15 मिनट में घर पर रिवाइज किया, फिर अगले दिन 10 मिनट में मैंने उसको रिवाइज करा लिया, तो आप सोच के देखो ना, 24 घंटे के स्पैन में वही टॉपिक आपका 3 बार रिवाइज हो रहा है। तो जो हल्का फुल्का मन में बबल भी होगा, डाउट्स भी होंगे ना, वो आपके क्लियर हो जाएंगे सेल्फ स्टडी और रिविजन करने से। एक बार आप रिवाइज करोगे, एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा, और क्या चाहिए यार, आप सोच के देखो ना।
उसी स्पैन ऑफ टाइम में मैं आपको 3-3 बार जब रिवाइज करवा के दूंगा ना, तो आपको टेंशन ही नहीं होगा। लेकिन ये तभी होगा दोस्तों पॉसिबल जब आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग भी सेल्फ खुद से घर पर प्रैक्टिस करोगे। आपको वो 15 मिनट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। आपने वो 15 मिनट दे दिए, इट विल बी मोर देन इनफ, इट विल बी मोर देन इनफ, इस बात का ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अब ये तो हुआ कि किस तरीके से हम लोग लॉ को पढ़ेंगे, मतलब हमारा लॉ में स्टाइल क्या रहने वाला है पढ़ने का। पहले एग्जांपल दिया, उस टॉपिक को हैंड रिटन नोट्स में लिखा, बुक से रीड किया, टॉपिक्स पूरे कंप्लीट होने के बाद, चैप्टर पूरे कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन बुकलेट से क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व कर लिया, लिख के भी देख लिया, डिस्कस भी कर लिया, सारी चीजें फिनिश। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहां पर कि देखो जरा स्क्रीन के ऊपर देखना, मैं आप लोगों के टोटल 12 टेस्ट को कंडक्ट करता हूं। क्या कहा मैंने, बोलो, टोटल 12 टेस्ट को मैं आपकी कंडक्ट करता हूं, ठीक है। ओके, इसमें से हमारी जो 8 टेस्ट है ये होती है यूनिट वाइज, ये होती है दोस्तों यूनिट वाइज, ठीक है। ओके, और इसमें से जो हमारी 4 टेस्ट है ना, ये होती है आपकी, ये होती है आपके 50 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स की। 2 50 मार्क के टेस्ट है, 2 100 मार्क के टेस्ट है। अब ये जो ग्रीन वाली टेस्ट है ना, ये इवैल्यूएटेड टेस्ट है। इवैल्यूएटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप इसको, हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आप इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आप पीडीएफ हमको भेजेंगे, और हमारी टीम आपको 1 हफ्ते के अंदर इसको चेक करके देगी। तो ये होता है दोस्तों इवैल्यूएटेड टेस्ट। सर ये 8 टेस्ट ये सेल्फ इवैल्यूएटेड होंगे, मतलब मैं टेस्ट दूंगा, मैं आपको यहां पर आंसर डिस्कशन का वीडियो भी दूंगा, उसके अंदर मैं मार्किंग स्कीम बताता हूं कि क्या लिखने पर कितने नंबर आपको मिलेंगे। उस हिसाब से दोस्तों आपको क्या करना है, खुद को नंबर देते हुए चलना है, और अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स निकलेंगे। ये है यूनिट वाइज टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे, 2 छोटे चैप्टर्स होंगे तो उनको मर्ज करके ले लेंगे, और एक बड़ा चैप्टर होगा तो उसको बड़े चैप्टर को ले लेंगे, इंडिविजुअल बड़े चैप्टर को लेंगे और छोटे छोटे चैप्टर्स को मर्ज करके लेंगे। समझ में आ रहा है आपको बातें? ओके, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा टोटल मैं आप लोगों की 12 टेस्ट को कंडक्ट करवाता हूं, जिसके अंदर 8 टेस्ट होती है यूनिट वाइज, और जिसके अंदर 4 टेस्ट होती है 50 नंबर और 100 नंबर की, जो अपने आप में इवैल्यूएटेड है। क्या है, बोलो जल्दी से मुझे, जो अपने आप में इवैल्यूएटेड है। क्या है, जल्दी से बोल दो, अपने आप में इवैल्यूएटेड है। क्या आपको इतनी बातें यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? बोलो ना जल्दी से, यहां तक किसी को कोई भी परेशानी? नहीं सर, 12 टेस्ट होंगी, आप कैसे पढ़ाएंगे वो आपने बता दिया, ठीक है सर। अब सर मुझे जरा एक बात बताओ, हमको क्या करना है? तो दोस्तों देखो, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको 2 नोटबुक को बनाना है। 2 नोटबुक कौन सी होंगी? 2 नोटबुक आपकी 200 पेजेस की नोटबुक होंगी। एक नोटबुक के अंदर मैं जो आपको नोट्स बनाऊंगा, आप वो नोट्स को लिखेंगे। क्या कहा मैंने, बोलो? एक नोटबुक के अंदर आप यहां पर नोट्स को लिखेंगे, और जो दूसरी नोटबुक है ना, उसके अंदर आप अपने टेस्ट लिखेंगे, आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं क्लास में आपको लिखवाऊंगा, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उन सब चीजों की प्रैक्टिस आप करेंगे नोटबुक नंबर 2 के अंदर। भरपूर हैंड रिटन नोट्स की प्रैक्टिस हमारे क्लास के अंदर होने वाली है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, उसके लिए आप बिनफिक्र हो जाइए। बट द प्रॉब्लम एक जो जाने वाली है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, कि एक चीज जो होने वाली है ना, कि एक समय तक हमारे अंदर है ना दोस्तों, काफी फ्यूल होता है ना, एकदम हौसला होता है, ईंधन होता है, बदला, हौसला ईंधन बदला, एकदम कि भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को इंटर को फोड़ना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय चले जाता जाएगा ना, आपके अंदर कंसिस्टेंसी कम होगी और थोड़ी सी लीनियंसी बढ़ना चालू होगी। तो इसके लिए मैं बीच में क्या करूंगा, टेस्ट के बॉम्ब डालते रहूंगा, ताकि आपको क्या होगा, आपको समय समय पर रियलिटी चेक मिलता रहेगा। और जब अपने को समय समय पर रियलिटी चेक मिलता है ना, तो इंसान ऑटोमेटिकली दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा तो काम है कि आपकी कंसिस्टेंसी को जितना हो सके उतना बरकरार रखना, पर आपको भी इंश्योर करना होगा कि आपको समय समय पर टेस्ट देना है, आपको समय समय पर क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो मैं प्रैक्टिस करने बोलूं वो करना है, आपको जब रिवीजन करना है तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, ऐसा ना हो जाए ना कि मैं भैया पढ़ाते रह जाऊं और मैं आगे बढ़ते चले चलूं, आपका पुराना बैकलॉग हो, मैं आगे बढ़ूं, आपका पुराना बैकलॉग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, है ना? यस, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होंगे, 12 टेस्ट होंगे, और जो 2 नोटबुक आपको बनाना है वो मैंने आपको यहां पर एकदम बढ़िया से बता दिया, ठीक है। ओके सर, आ जाओ अगला, नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखिए, अभी ध्यान देना, अभी सुनो 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 सुनो। अब अगर मैं अगली बात करूं आप लोगों के साथ, तो नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो जरा सर, ये हमारा नोटबुक के बारे में हमने बात किया, ये हमारे हमने टेस्ट के बारे में बात कर लिया, और इसके साथ साथ ये मैंने आपको इसके बारे में बात कर लिया। अब दोस्तों देखो, जैसे ही हमारा एक चैप्टर ओवर होता है ना, जैसे ही हमारा एक चैप्टर ओवर होगा, मैं आप लोगों को है ना इसका रिवीजन वीडियो दे दूंगा। क्या कहा मैंने, बोलो, मैं आपको इसका रिवीजन वीडियो दे दूंगा। रिवीजन वीडियो के अंदर क्या होगा, उस चैप्टर को, जैसे मान लो हमने किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, एग्जांपल के लिए हमने 10 घंटे लगाए, ठीक है ना, तो उस चैप्टर को मैं आपको 2 आवर्स के अंदर उसका रिवीजन, 1.5 से 2 आवर्स के बीच में उसका रिवीजन वीडियो बना के दे दूंगा, जिसकी मदद से आप उस चैप्टर को बार बार रिवाइज कर पाएंगे। और मजे की बात बताऊं, मैं जो आपको ये रिवीजन प्रोवाइड करूंगा ना, ये मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको प्रोवाइड करूंगा। इसकी मदद से जब आप प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, जो हमारे 350 पन्नों की रेगुलर किताबें हैं ना, वो किताबों की अगर मैं बात करूं, तो वो तो मैं आपको, चलो उसमें से तो आप रीड करोगे ही करोगे, पर उसके अलावा मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बना के देता हूं ना, वो लगभग 150 से 200 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स होंगे। आप ऐसा समझ लीजिए, जिसके अंदर पूरे लॉ को मैंने आसान भाषा में आप लोगों को समराइज करवा के दूंगा, और वो भी क्लास के अंदर अपन लोग बनाएंगे। तो जब हम लोग हमारे हैंड रिटन नोट से, हमारे नोट से हम लोग जो ऐसे नोट जो हमने लिखे हैं क्लास के अंदर, हमने बनाए हैं, उसकी मदद से जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। पर आपको देखो, शुरुआत में मैं आपको कह दूं कि अपने को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, आप क्योंकि देखिए पहली बार आप नोट्स से पढ़ेंगे, या हो सकता है आपने फाउंडेशन के अंदर नोट्स नहीं बनाए होंगे, वो अभी आप नोट्स को मेरे साथ साथ बनाओगे, तो आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत फेस हो सकती है। बट विद द टाइम, जैसे जैसे थोड़ा सा समय चलते हुए जाएगा, मान लो अभी अभी आपका आज पहला दिन है, आपको दिक्कत होंगी, पर दूसरे तीसरे दिन तक आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और एक हफ्ते में आप फुल एफिशिएंट हो जाओगे कि अच्छा, इस नोट्स में इसका ये मतलब होता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, किसको कैसे पढ़ना है। इसके लिए हल्का सा समय लग सकता है, किसी किसी को, हर एक बच्चे को नहीं लगता है, किसी किसी को लग सकता है, बट दैट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने आप से कॉन्फिडेंस मत जाने देना, यही सोचना कि अपने को यहां पर आने वाला है क्या, बिल्कुल बिल्कुल अपने को यहां पर चीजें जमने वाली है। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखना, और जब मैं आपको रिवीजन वीडियो दे दूंगा ना, तो आपका जितना भी डर होगा, वो डर ऑल टुगेदर फिनिश हो जाएगा। इतने एग्जॉस्टिव रिवीजन वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, सारी चीजों को समेट के मैं आपको देने वाला हूं, कहां पर, इस 2 घंटे के वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहने वाले वो सेशंस, आपको बहुत मजा आएगा जब आप रिवीजन को करोगे, रिवीजन को देखोगे, तो पूरा चैप्टर आपने जितना भी पढ़ा है उसको आप इजीली समेट पाओगे। क्या कर पाओगे, बोलो, उसको आप इजीली समेट पाओगे। तो ये अपने आप में एकदम नेक्स्ट लेवल चीज रहने वाली है, ठीक है। ओके सर, अब आ जाओ, जरा ध्यान देना आप। अब सवाल बनता है, मैं आपको कौन सी बुक्स देता हूं, ठीक है ना, विच विच बुक्स आई प्रोवाइड, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको 4 किताबें देता हूं। सबसे पहले 2 न्याय शास्त्र की किताबें। अब ये 2 न्याय शास्त्र की किताबें कैसी दिखेंगी, तो देखो इस तरीके से आपको न्याय शास्त्र की किताबें दिखने वाली है, जिसके अंदर पूरा कंटेंट लिखा हुआ है दोस्तों, अपने रेगुलर मॉड्यूल का, ठीक है ना। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने इसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स है ना, उस कीवर्ड्स को मैंने हाईलाइट करा करा के आपको भेज दिया हूं। देखो अक्सर बच्चे को दिक्कत होती है ना कि सर लॉ के अंदर हमें समझ ही नहीं आता हमारे कीवर्ड्स कौन से करके, तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जो हमारी मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर ही मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट करा करा के मैंने आपको दे दिया हूं। तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, जो इंपॉर्टेंट है वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, जो इंपॉर्टेंट है वो कीवर्ड्स हाईलाइटेड है। इससे आपको रिवीजन करने के लिए भी बेहतरीन हो गया। मतलब आप जब दोबारा से, अगर मान लीजिए आप देखो, अगर आप हैंड रिटन नोट से पढ़ते हो तो ऑलरेडी उसके अंदर कीवर्ड्स होंगे, लेकिन मान लो कुछ बच्चे हैंड रिटन नोट से नहीं पढ़ रहे, वो रेगुलर मॉड्यूल से पढ़ रहे, उसमें भी कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आपको मिल गया है। तो दोनों जगह आपको आपके कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ताकि बार बार जब आप कीवर्ड्स को पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली
आंसर जब लिखोगे तो आंसर के अंदर कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, आंसर के अंदर कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको एकदम बढ़िया से ये बात समझ में आ रही है? क्या ऐसी दो मॉड्यूल मैं आपको देने वाला हूं बच्चों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ऐसी दोनों मॉड्यूल्स के अंदर, ये दोनों मॉड्यूल्स लगभग 340 पेज के आसपास की है, पर ठीक है मैं इसको 350 पेज बोलता हूं। 350 पेज के अंदर दोनों चीजें, यहां पर समराइज भी चीजें देके रखी है, जहां पर समरी की जरूरत थी वहां पर समरी देके रखी है, और जहां पर रेगुलर डिटेल कंटेंट की जरूरत थी वहां पर रेगुलर डिटेल कंटेंट आपको मिलने वाला है हमारे इन किताबों के अंदर। अब चलो ये दो चीजें तो जानने दो, अब इससे एकदम खतरनाक वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं, जरा स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। देखिए क्या, दोस्तों ये जो है ना, ये हमारी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है। ये सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक की खास बात ये है यहां पर कि मैंने इसको क्या किया हो, सीए इंटर लॉ में, सीए इंटर लॉ में आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को जो पूछे गए उनको अटेम्प्ट वाइज मैंने, सॉरी अटेम्प्ट नहीं, उनको सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज उस क्वेश्चन एंड आंसर्स को मैंने बाइफरगेट कर दिया हो। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं आपके साथ 285 स्मॉल कंपनी के ऊपर जो क्वेश्चन है वो अलग कर दिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, जैसे अगर आप ये कोई भी आप चैप्टर ओपन करेंगे, मान लीजिए चैप्टर नंबर 2 है अपना, तो सेक्शन नंबर 3 से चालू होता है, तो सेक्शन नंबर 3 के ऊपर जितने भी सवाल पूछे उसको अलग कर दिया। फिर नीचे नीचे जाएंगे अपन लोग, और दूसरे जो सेक्शंस होंगे, अगर जितने, अब जैसे सेक्शन नंबर 3(1)(c) है, उसके ऊपर जो भी सवाल पूछे वो मैंने अलग कर दिया। मतलब अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बैंक है, ये कंपाइलर नहीं है। कंपाइलर के अंदर क्या होता है, अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन चाहे वो रिपीट हो रहे हो पुराने वाले टॉपिक से, उसको डाल दिया जाता है कंपाइलर के अंदर। फिर आप भले एक ही क्वेश्चन को 10 बार वो रिपीट हो रहे होंगे, पर वो 10 क्वेश्चन आपको आपके कंपाइलर में मिल जाएंगे। पर ये हमारी कंपाइलर नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी आपको जो कंटेंट है, आपको जो सेक्शन है, उस सेक्शन के ऊपर सवाल एक ही बार मिलेगा। अगर इंस्टीट्यूट ने उसको रिपीट भी किया होगा तो उस रिपीटेड क्वेश्चन को लिया नहीं जाता है। एक क्वेश्चन को एक ही बार अगर आप पढ़ लोगे तो उस प्रकार के अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ऐसे केस में अननेसेसरी बार बार एक ही क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, 10 पेज तक वही क्वेश्चन चले जा रहे बार बार, वो हमने किया नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन को पूरा एलिमिनेट किया है। अगर कोई टॉपिक, सुन लो मेरी बात को, अगर कोई टॉपिक ऑलरेडी दूसरे क्वेश्चन में कवर्ड है तो उस टॉपिक के क्वेश्चन को भी अननेसेसरीली इंक्लूड नहीं किया है, जस्ट बिकॉज हमको पेजेस बढ़ाना है ना। हमने हमारी क्वेश्चन बैंक को उसी प्रकार से बनाया कि एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको अगर पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सको। आपके जो एलडीआर क्वेश्चन से जो मार्क करा के देंगे वो आपने मार्क किए तो आप इसको गो थ्रू कर सको। इतनी जाड़ी किताब दे दिया कंपाइलर की, आप पन्ने ही पलटा रहे हो, क्या कर लोगे भाई इतने पन्नों का, रद्दी बढ़ाना है क्या? नहीं भैया, जितना रेलेवेंट है उतनी पूरी चीजें आपको आपके क्वेश्चन बैंक में नजर आ जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और किताब देता हूं दोस्तों, ये हमारी तीसरी किताब हुई जो मैंने अभी आपको बताया, और वो क्या थी, क्वेश्चन बैंक। और एक और किताब मैं आपको देता हूं और वो है हमारी केस बेस्ड सिनेरियो बुक। क्या कहा मैंने, बोलो, केस बेस्ड सिनेरियो बुक। इसका मतलब दोस्तों ये एमसीक्यू की किताब है आपकी। इसके अंदर मैंने कुछ 25 से 30 एमसीक्यू केस स्टडीज है, वो मैंने आपको दिया हो। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे किसके अंदर, क्लास के अंदर। क्या आपको बात समझ आ रही है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली क्लियर? फटाफट क्विकली बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे। क्या आपको इतनी बातें एकदम फैंटास्टिकली, एकदम जोरदार तरीके से सभी लोगों को इतनी बातें क्लियर है क्या? है ना? यस। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को। यस, चलिए सर, आ जाओ। चलो, तो दोस्तों हम लोगों ने यहां पर क्या कहा, हम लोगों ने यहाँ पर पूरी चीजों को एकदम बढ़िया से यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको कंपाइल करके दे दिया, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मैं आपको दो यहाँ पर न्याय शास्त्र की किताब दूंगा, क्वेश्चन बैंक दूंगा और इसके साथ केस सिनेरियो बुकलेट दूंगा, और एक किताब जो मैं आपको क्लास के अंदर बनवाने वाला हूँ, पूरी की पूरी हैंड रिटन नोट्स होंगे ये हमारे। ये हैंड रिटन नोट्स आप ऐसा समझ लीजिए जैसे सीए फाउंडेशन के अंदर हमारी चार्ट बुक हुआ करती थी ना, उसी प्रकार से मैं आपको कंपाइल कर करके ये हैंड रिटन नोट्स को दे दूंगा,
जिसकी मदद से अगेन आप यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अगेन आप एकदम बढ़िया से इसके लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे बोलो बच्चों, अगेन आप एकदम बढ़िया से प्रिपेयर इसको कर पाएंगे। गॉट इट एवरीवन? ओके सर, एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, कि आपको कौन सी किताबें मिलने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों देखो, इसके साथ साथ मैं आपको एक फीचर बताना चाहता हूं, और वो है दोस्तों ट्रैकर का फीचर। आपको सभी लोगों को अगर आप लाइव चैट के अंदर देख रहे होंगे तो आपको दोस्तों एक लिंक नजर आ रही होंगी, आपको लाइव चैट के अंदर एक लिंक नजर आ रही होंगी। ये जो लाइव चैट के अंदर मैंने लिंक दे के रखा हूं ना, आप जरा इसको देखो। ये जो है बच्चों, ये ड्राइव के आपके लिंक है। इस ड्राइव के अंदर क्या होंगे, इस ड्राइव के अंदर एक दे के रखा हूं मैंने लेक्चर ट्रैकर, और दूसरा दे के रखा हूं मैंने बोर्ड नोट्स। अब देखो, जितने भी हैंड रिटन नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा ना, वो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्या कहा मैंने बोलो, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके जो नोट्स है, उसके पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको बोर्ड नोट्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। क्या कहा मैंने बोलो आपको? जैसे देखो, ये मेरी पुरानी बैच है दोस्तों, तो पुराने बैच के पूरे बोर्ड नोट्स आपको नजर आ रहे हैं क्या यहाँ पर स्क्रीन पे? जैसे चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 के मैं बात करूं तो इस तरीके से हमने पूरे पूरे यहाँ पर क्या बना के रखे, नोट्स बना के रखे, जो मैं आपको क्लासेस के अंदर बनाते हुए चलूंगा। तो आपको पूरे के पूरे नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। कब? जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा तब। ठीक है, ओके सर। अगला, ये है लेक्चर ट्रैकर। अब ये जो लेक्चर ट्रैकर है ना, इस लेक्चर ट्रैकर के अंदर देखो आपको क्या नजर आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये देखो, साइड में लेक्चर नंबर लिखा हुआ है L1। अभी का अपना L1 चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है चीजों के बारे में, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। और आज के आज ही हम लोग कंपनीज एक्ट का एक टॉपिक को भी चालू कर देंगे। आज की तारीख है 13 तारीख को ये हुआ है। कमेंट्स के अंदर मैं मेंशन करूंगा कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। डेली नोट्स, ये जो नोट्स है ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, आप यहां पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको रोज के रोज नोट्स अपडेटेड मिलेंगे। मतलब यहां पर अगर आपका क्लास में कुछ छूट भी जाता है लिखना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहां पर क्लिक कर लेना, लेक्चर ट्रैकर से क्लिक कर लेना, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएंगे, अपने सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर मैं आपको क्लास में कुछ होमवर्क देता हूं तो आपको डीपीक्यू के माध्यम से यहां पर चीजें मिल जाएंगी। और इसके अलावा मैं, सुनना बात को एकदम बढ़िया से ध्यान देना, आज मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा ना, इसका एक 10 से 15 मिनट का रिवीजन वीडियो लेक्चर 1 का, लेक्चर 2 का, लेक्चर 3 का, लेक्चर 4 का, इसके रिवीजन वीडियो में अपलोड करते हुए चलूंगा। अनलिस्टेड मोड में यूट्यूब पे ये अवेलेबल रहेंगे, जिसके लिंक मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा। मान लो कल चल के आपको लेक्चर नंबर 7 का कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम कर लेना, लेक्चर 7 का रिवीजन वीडियो वहां पर ओपन कर लिया तो आपका काम बन जाता है। समझ में आया क्या आपको बात है? तो आपका काम एकदम बढ़िया से बन जाता है। तो जैसे मैंने आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा, इसका कल मैं रिवीजन लेक्चर अपलोड करूंगा, कल जो भी पढ़ाऊंगा परसों रिवीजन लेक्चर उस टॉपिक का अपलोड करूंगा। मतलब मैं, सर इसका मतलब आपने बोला चैप्टर वाइज रिवीजन दोगे, हाँ। आप ये बोल रहे हो कि आप लेक्चर वाइज भी हमको रिवीजन देने वाले हो क्या? यस, मैं यही बोल रहा हूं आपको कि एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो रिवीजन होगा, तब होगा। इसके अलावा साथ साथ में जो मैंने आज पढ़ाया उसका रिवीजन लेक्चर मैं कल यहां पर अपलोड कर दूंगा। तो आपको नजर आएगा L1 रिवीजन लेक्चर, L2 रिवीजन लेक्चर, L3 रिवीजन लेक्चर, L4 रिवीजन लेक्चर। समझे क्या बात को? देखो, थ्योरी सब्जेक्ट है ना दोस्तों, बड़ा वॉलेटाइल सब्जेक्ट होता है। ज्यादा आप रिवाइज नहीं किए ना तो मत्थे से उड़ जाता है, दिमाग से उड़ जाता है। तो ये चीज जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। सर फिर आज का लेक्चर आज ही अपलोड करो ना। नहीं करूंगा, क्योंकि आज आप खुद से पढ़ोगे और फिर कल अगर आपको देखना है तो आप वो रिवीजन लेक्चर से बाद के लिए आप कभी भी रिवीजन लेक्चर को रेफर कर पाओगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर पाओगे। फिर आप आपके हिसाब से आपको जितना लगा उतने चीज को आप कंज्यूम करते हुए चल सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल चल सकते हो। क्या बातें आपको क्लियर हो गई क्या? क्या इतनी बातें एकदम बढ़िया से दिमाग में गई क्या? मैंने जो कहा अभी तक आप लोगों को, बोलो ना बोलो ना बोलो ना गाइस, क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई क्या? हो गई ना? यस सर। चलिए, तो ये जो ट्रैकर वाली चीज है ये भी मैंने आपको एकदम बढ़िया से यहां पर बता दिया। और बताइए अब आपको, अब सुनो ना, अब दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता दो सर मुझे, कि हमारा जो ये बैच है ये आज चालू हो रहा है, तो ये बैच कब से कब तक चलेगा? तो ये बैच चलेगा 13 जुलाई से लेके
13 जुलाई से लेके 20 अक्टूबर तक। इस बैच के अंदर 13 जुलाई से लेके 20 अक्टूबर तक बैच चलेगा। इसके अंदर हमारा जो टेस्ट है वो भी मैंने इंक्लूड करा दिया हो। नॉर्मली तो टेस्ट संडे को होती है, वैसे तो देखो संडे को छुट्टी होती है, सिर्फ टेस्ट रखी जाती है उस दिन, है ना, बाकी छुट्टी होती है क्लासेस की। पर कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मान लो वीक में आपको कोई छुट्टी मिल गई, तो मैं फिर उसको संडे का लेक्चर लेके आपको कवर अप करवा दूं, बराबर है ना। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट में हम लोगों ने इतना मैच्योर होना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि अगर सर संडे को क्लास ले रहे हैं तो हमें तो चलो हमारा संडे जा रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर का भी संडे जा रहा है ना। हमारा तो सर अभी क्या फैमिली ग्रो वो नहीं हुई है, पर सर की तो फैमिली भी हो सकती है। पर सर अगर संडे छोड़ के क्लास लेने आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी आ रहे। और मैं इसलिए समझना, फाउंडेशन लेवल पर तो चलो एक बार का अपन लोग नहीं लेते हैं, लेकिन इंटर लेवल पर क्या है, टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। आपके पास देखो अभी बहुत से बच्चे इसके अंदर मई 27 वाले होंगे, बहुत से बच्चे जैन 27 वाले होंगे। मैं मई 27 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। अभी आपकी आज बैच चालू हुई 13 तारीख को, और आपकी जुलाई में बैच चालू हो रही है, और आपकी मई में एग्जाम रहने वाली है। तो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब लगभग आपके पास 10 महीने रहने वाले हैं दोस्तों। किसके लिए 10 महीने रहने वाले आप लोगों के पास में अटेम्प्ट को देने के लिए। अब ये लिमिटेड टाइम के अंदर जितने जल्दी आपका सिलेबस होगा, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हुआ उसका मतलब रिवीजन के लिए ज्यादा समय मिलता है। देखो सिर्फ लेक्चर्स देख के कुछ नहीं होता, लेक्चर्स के बाद सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है, तब इंसान पास होता है। ये आपको फाउंडेशन में समझ में आ गया होगा। सिर्फ लेक्चर आपको सहायता दे सकता है कि टॉपिक को समझने के लिए। जिस टॉपिक को आप खुद से 4 घंटे में समझ सकते थे, वो लेक्चर आपको 1 घंटे में समझा देगा। पर वो 1 घंटे में समझने के बाद आपको, वो 1 घंटे में समझने के बाद आपको खुद से भी तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना बाबू। अगर आप खुद से एफर्ट्स ही नहीं डालोगे तो कैसे चलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितना जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ज्यादा समय आपको मिलेगा रिवीजन के लिए। एक चीज ध्यान रखना, पास होने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है दोस्तों, और वो क्या है कि आपको लेक्चर्स ढंग से करो या कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, क्वेश्चन एंड आंसर्स करो। ये 4 चीजें आप जितनी बार रिपीट करोगे आपका पास होना उतना सर्टन होते रहेगा। 4 में से जो जो चीजें कम करोगे उतना पासिंग का परसेंटेज भी आपका कम होने वाला है। तो मेरा देखो आपकी प्लान क्या रहने वाला है, सुनना बात को। देखो जिन लोगों का जनवरी 27 है भैया, आपका ग्रुप 2 ऑलरेडी हो चुका होगा, अभी आप ग्रुप 1 कर रहे होगे, बराबर। तो आपका ग्रुप 1 खत्म, उसके बाद आपकी सेल्फ स्टडी चालू हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, 13 जुलाई को हमारी बैच चालू हो रही है। अब अगर मैं बात करूं ना तो देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में आपकी बैच जो है ना दोस्तों फिनिश हो जाएंगी ग्रुप 1 की। यहां पर आपकी ग्रुप 1 की बैच फिनिश, फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग जनवरी एंड तक आपका जो है ना दोस्तों ये ग्रुप 2 भी क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़िया से फिनिश ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे कितना, 3 महीना आपको मिलेंगे सेल्फ प्रिपरेशन करने के लिए। समझ में आ रहा है बातें? ओके ठीक है, ओके। तो मेरा कहना क्या है, समझिए आप बात को। मेरा कहना यह है आप लोगों के साथ, जैसे देखो 20 अक्टूबर तक तो मेरा लॉ फिनिश हो जाएगा, पर आप सेम चीज टैक्स के साथ और अकाउंट्स के साथ एक्सपेक्ट मत करना। देखो सीए इंटर लेवल पर है ना, टैक्स और लॉ काफी बड़े सब्जेक्ट है। लॉ जो है कंपैरेटिवली इन दोनों से छोटा है, इसलिए इनसे 10 दिन पहले कंप्लीट होगा, है ना। इनका टाइमिंग भी ज्यादा होगा। जैसे आप देखो लॉ का आपका लगभग जो क्लास है वो 2 से 2.5 घंटा रहने वाला है, पर वही टैक्स का क्लास आपका 3 से 3.25 घंटे रहेगा। सेम गोज विद द अकाउंट्स, 3 से 3.25 घंटे आपका अकाउंट्स का क्लास रहने वाला है। तो उस केस में, क्योंकि आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर आप बोल रहे हो बड़ा सब्जेक्ट है फिर भी आप 10 दिन पहले ही कंप्लीट कर रहे हो, और जल्दी करो। नहीं भाई, टाइम भी लॉ को पहले से कम मिलेगा, फिर भी 10 दिन पहले कंप्लीट हो रहा है, और वहां पर टाइम ज्यादा होने के बाद भी 10 दिन बाद कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि सिलेबस उतना वास्ट है। दोनों में डिफरेंस है। इंस्टीट्यूट ने कंपनसेट कर दिया, अकाउंट्स और टैक्स को बड़ा दे दिया, लॉ को छोटा दे दिया, बोले तीनों एट पार हो गए करके। समझ में आ रहा है आपको बातें? तो ऐसे केस में अपने को कंपैरेटिवली कम समय लगेगा, तो आपको लॉ पे भी डाउट नहीं आना चाहिए कम पढ़ाया कि इसलिए कम हो रहा है, और अकाउंट्स पे भी डाउट नहीं आना चाहिए ज्यादा ही तो नहीं पढ़ा रहे, इतना तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है आपका दिमाग दोनों तरफ से चलेगा।
आप पहले सोचोगे लगता है लॉ के सर ने कुछ कंची मारी है तभी पहले फिनिश हो रहा है, या आपका दूसरा मन लगेगा लॉ के सर ने तो बढ़िया फिनिश करा दिया, लगता है अकाउंट्स और टैक्स वाले सर कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहे, इतना सिलेबस में भी नहीं है, बस पढ़ाए जा रहे हैं, हमको मजा आ रहा है इनको। ऐसा दोनों भी नहीं है दोस्तों, समझ में आया क्या बात है? ऐसा दोनों भी बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जितना जिसके लिए समय लगता है उतना लग नहीं वाला है। तो आपका कुछ इस तरीके से होगा कि 13 जुलाई से अक्टूबर तक आपका ग्रुप 1 और उसके बाद आपका ग्रुप 2, और फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए क्या मिल जाएगा दोस्तों, समय मिल जाएगा, जिसके अंदर आप रिवीजन करोगे, आरटीपी एमटीपी को करना है तो वो करना, उन सारी चीजों को आप करते हुए एकदम बढ़िया से चलने वाले हो। कब? जब आपका जनवरी एंड में फिनिश होगा तब। अब देखो, कई बार ऐसा बच्चा होता है कि सर मैं एक काम करूं क्या, ग्रुप 1 के साथ कॉस्टिंग कर लूं क्या, ग्रुप 1 के साथ ऑडिट कर लूं क्या, ग्रुप 1 के साथ एफएमएसएम कर लूं क्या। होता है भाई, किसी किसी को ऐसा लगता है कि यार अपने को है ना थोड़ा अच्छे नंबर के लिए प्रिपेयर करना है, रैंक के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। बट देखो, मेरा इसके ऊपर बहुत सिंपल सा टेक है, मेरा बस ये एक ही टेक है, अगर आपको झेपता है, अगर आपको ऐसा हो रहा है कि ग्रुप 1 पढ़ने के बाद आपके पास काफी समय बच रहा है, उसमें आप एक ग्रुप 2 का भी सब्जेक्ट ऐड कर दिए, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बच रहा है और चारों सब्जेक्ट को आप मैनेज कर पा रहे हो, तो बिंदास आपने करना चाहिए। और अननेसेसरी ग्रुप 1 की बैंड मत बजा देना, आपको झेपा नहीं जा रहा और आपने ग्रुप 2 का भी एक सब्जेक्ट ले लिया, वो चारों सब्जेक्ट बर्डन बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको यह देखना है कि अपने को झेप कितना आ रहा है, आपको यह देखना है कि अपने को पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर अपने को चीजें पल्ले ही, अननेसेसरी में 4 सब्जेक्ट को चालू कर दो, एक में भी मैंने दिए नहीं लगाए तो क्या फायदा। उससे बेटर है 3-3 करके सब्जेक्ट को पढ़ो जैसी दुनिया पढ़ती है। एक आधा एक्सेप्शन होगा उटपटांग, जो 4 सब्जेक्ट को करने वाला है उसको करने दो, क्योंकि उसको जम रहा है, उसको चीजें मैनेज हो रही है, उसके बाकी कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी, या उसका कॉलेज नहीं होगा, आप बिजी होंगे, आप प्राइम मिनिस्टर को ये करते होंगे, क्या बोलते, तो सजेशन देते होंगे, तो हो सकता है भाई वो व्यक्ति, और उसको दिन में 24 के जगह 30 घंटे मिल रहे होंगे, हो सकता है भाई उसको करने दो। सर ऐसे इसमें मुझे समझ नहीं रहा, साथ उसको बजा रहे हो या हमको बजा रहे हो, दोनों को। मेरा कहने का यह मतलब है कि आपको जैसा ठीक लगे ना, आपको जैसा ठीक लगे ना, आप वैसा कीजिए, है ना दोस्तों, आप वैसा कीजिए, ठीक है, ओके। अब मैं आता हूं जनवरी 27 के पास। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक ग्रुप 2 किया होगा और अब उनकी ग्रुप 1 की क्लासेस चालू हो रही है, तो आपके मन में एक दुविधा होगी कि सर मैं एक काम करूं क्या, ग्रुप 1 के साथ साथ बढ़िया से ग्रुप 2 को भी रिवाइज करते हुए चलो क्या, समय नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने आपको, आपको समय नहीं मिलेगा। और अननेसेसरी खिचड़ी मत बनाओ दिमाग में, 6-6 सब्जेक्ट का उसमें कंटेंट डाल के, पहले बेचारा 3 सब्जेक्ट से घायल रहेगा वो, आप उसको 6 सब्जेक्ट देके पूरा ऐसी तैसी करा दो, ऐसा मत करना। अगर ग्रुप 2 की अब जितनी भी चीजें वो आपने जितना समेटना था वो आपने 13 जुलाई तक समेट लिया। अब आपका फोकस प्राइम पूरा ग्रुप 1 के ऊपर होगा, क्योंकि समझना, जब अक्टूबर में आपकी क्लासेस कंप्लीट होगी ना ग्रुप 1 की, तो मैं आपको पहले बता दूं, जिस समय जिस पॉइंट पर आपकी क्लास खत्म हो रही है, आपको ग्रुप 1 के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए, साथ साथ में इस तरीके से ग्रुप 1 को निपटा लेना, क्योंकि फिर बाद में आपको ग्रुप 2 को ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले पढ़ा हुआ है, कुछ कुछ बातें आप भूल जाओगे तो उसको रिवीजन वीडियोस देखना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं ना, प्लीज उसको एकदम बढ़िया से कंप्लीट करते हुए चलना। ऐसा ना हो कि ग्रुप 2 को समेटने के चक्कर में ग्रुप 1 भी हाथ से निकल गया और ग्रुप 2 तो पहले ही निकला हुआ था। वो सबसे बेकार पोजीशन है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, वो सबसे बेकार पोजीशन है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ग्रुप 1 के पास है ना, ग्रुप 1 के साथ है ना, तेरा भाई ग्रुप 2 भी करेगा, और भाई जो है ना वो ग्रुप 2 करता है ना वो ग्रुप 1 ढंग से करता है, उस चक्कर में दोनों सब्जेक्ट की बैंड बज गई, लग गए, मतलब वाट लग गई, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप अभी ग्रुप 1 करोगे ना, तो फोकस केवल और केवल ग्रुप 1 पे करना। जब आप ग्रुप 2 करोगे ना, तो फोकस केवल और केवल ग्रुप 2 पे करना। और जैसे May 27 वाले बच्चे, आपका पहले ग्रुप 1 होगा, अभी आपको जितना भी करना है अक्टूबर तक सिर्फ ग्रुप 1 पे फोकस करना। फिर जब आप ग्रुप 2 करोगे ना, ग्रुप 1 पे ध्यान मत देना। और ग्रुप 2 को ऐसे करना कि जब आपके जैन एंड में क्लासेस कंप्लीट हो, तो आपको ग्रुप 2 पे जबरदस्त वाला कॉन्फिडेंस हो, एकदम एकदम क्रेजी वाला कॉन्फिडेंस हो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो उसके अंदर, ऐसा कॉन्फिडेंस फिर होना चाहिए।
ताकि जैन एंड के बाद फिर आप ग्रुप 1 के ऊपर ज्यादा टाइम दे पाओगे। देखो ये बहुत नेचुरल चीज है कि मैं 3 महीने तक कोई टॉपिक को पढ़ नहीं रहा हूं और मैं कोई दूसरे टॉपिक को पढ़ रहा हूं, जब 3 महीने बाद मैं दोबारा से आऊंगा ग्रुप 1 के पास तो मुझे 100% चीजें थोड़ी रिकलेक्ट होंगी, पर हाँ मैं इतना अश्योर आपको करवा सकता हूं कि आपको 60% चीजें जरूर से रिकॉल होगी। अगर आपने शिद्दत से अभी ग्रुप 1 को कर लिया तो 60% चीजें आपको पक्के से रिकॉल होंगी, ये मैं आपको बता सकता हूं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। समझ में आया क्या? क्या सभी लोगों को यहां तक बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है क्या? बराबर है। मैंने आपको आपका पूरा टाइम फ्रेम बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या चीजें यहां पर रहने वाली है। बराबर है ना चीजें। जो बच्चा रिकॉर्डेड भी इस लेक्चर को देख रहा है, इस टॉपिक को देख रहा है, आप भी ये पूरी चीजों को फॉलो करते हुए चलना। देखो लाइव वाला बच्चा तो कर ही कर रहा है, रिकॉर्डेड वाली चीज को भी सेम करना है, जितना उसने पढ़ा घर पर रिवाइज करना है, अगले दिन आके मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से रिकॉर्डेड वाले को भी चलना है। जस्ट बिकॉज आप क्लास में लाइव नहीं हो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी नजर नहीं है आपके ऊपर। आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स मेरे बैकएंड में मेरे को दिखते हैं, मेरे ऐप के ऊपर। समझ में आया ना कि आप कितनी क्लासेस देख रहे हो। आप दिन में कोई कोई लोग फॉर द सेक ऑफ व्यू वो 2x पे भगा भगा के मेरे को देखते हैं। भाई ऐसा नहीं करने का। फिर आप 2x पे भगाते, फिर भी 1 घंटे के लेक्चर को 1.5 घंटा लगाते देखने के लिए, ये कैसे भाई? 1 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में होना चाहिए, पर आप 1 घंटे के लेक्चर को 1.5 घंटा लगा रहे हो देखने के लिए, वो भी 2x पर, क्योंकि आपको रोकना पड़ता है, लिखना पड़ता है। उससे अच्छा 1x पे चलने दो, साथ साथ में लिखते हुए चलो, तो 1 घंटे में कम से कम लेक्चर तो कंप्लीट हो जाए आपका। बराबर ना? ऐसा हुआ है क्या कभी आपके साथ कि सर हमने ना 2 घंटे का लेक्चर लगाया 2x पे, 4 घंटे लगे लेक्चर को कंप्लीट करते करते? 3 तो लग ही जाते हैं सर। कभी ब्रेक ले लिया, कभी बीच में इंस्टा चला लिया, तो भाई फिर टाइम निकल जाता है उसमें, है ना। चलिए दोस्तों, ओके, क्या इतनी बातें सभी लोगों को यहां तक क्लियर है क्या? क्या यहां तक सारी बातें आप एकदम बढ़िया से आपको क्लियर है क्या? अब मैं आपको लॉ के बारे में बताना चालू करूं क्या? यहां तक मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दिया क्लास से रिलेटेड। अब मैं आपको आता हूं पेपर नंबर 2 लॉ से रिलेटेड मैं आ जाता हूं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आ जाएंगे। अगर अब आपको यहां से लिखना है तो अब आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने नोटबुक बना ली होंगी, तो नहीं भी बनाई है तो आप आज बना लेना और उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देना। और प्लीज नोटबुक की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रखना। ऐसी नोटबुक है, ऐसे रजिस्टर मत लाना जहां सामने लिखा और पीछे के पेज पे कार्बन कॉपी उसकी छप गई। ऐसा थोड़ी करना है भाई। अच्छे क्लासमेट की कॉपी बढ़िया सुंदर बनाओ। एक बार अपने को सीए इंटर पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। नोट्स इतने सुंदर आपने बनाने हैं ना कि आपको ही मजा आ जाए, कि आपको ही लगना चाहिए क्या बना डाला करके मैंने, मजा ही आ गया करके बना के। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको फील होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आ जाओ यहां पर एकदम बढ़िया से। अच्छा चलिए, अब मैं अगर बात करूं, हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज से रिलेटेड? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ से रिलेटेड। इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं बोलो बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो जल्दी से? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ से रिलेटेड हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर, सारे के सारे लोग ध्यान देना। सर प्लीज एक सजेशन चाहिए था, क्या सीए फाउंडेशन की एग्जाम ना देकर सीए इंटर की एग्जाम दे सकता हूं? हाँ प्रगति, आप सीए फाइनल पहले दे दो। एक काम करो प्रगति, पहले सीए फाइनल दे दो, फिर सीए इंटर दो, फिर सीए फाउंडेशन देना। नहीं प्रगति, आप नहीं दे सकते। नाम आपका प्रगति है और कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसे कैसे हो सकता है? फॉर अ रीजन उसे फाउंडेशन कहते हैं ना बेटा। ये कैसे हो सकता है? आप सोच के देखो कि आप पहले डायरेक्ट इंटर दे रहे हैं, बोले फाउंडेशन इंस्टीट्यूट को बोला बाद में दे दूंगी। भाई कहा जा रही हूँ बाद में दे दूंगी ना, ऐसा थोड़ी होता है। 12वीं का एग्जाम 11वीं के पहले दे सकते हैं क्या अपन? नहीं दे सकते। हाँ लेकिन अगर आपका बीकॉम हो गया है तो आप सीए फाउंडेशन को स्किप करके डायरेक्ट एंट्री से डायरेक्टली इंटर के अंदर आ सकते हो, ठीक है ना। ये जरूर हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ये जरूर पॉसिबल है। लेकिन आपका बीकॉम नहीं हुआ है और आपको अगर ऐसा करना है कि स्किप करना है फाउंडेशन, ऐसा नहीं कर सकते बेटा, जोक सपाट, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? डायरेक्ट एंट्री से पॉसिबल है, बाकी और कुछ नहीं। ओके, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये टोटल पेपर आपका होता है दोस्तों 100 नंबर का। कितने मार्क्स का पेपर है आपका? 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अब इस 100 मार्क्स को है ना मैं 2 टुकड़े में डिवाइड कर दूंगा। एक है दोस्तों 70 मार्क्स और दूसरा है दोस्तों 30 मार्क्स। कितना है बोलो जल्दी से मुझे? 30 मार्क्स। एक है 70 मार्क्स और दूसरा है 30 मार्क्स। अब 70 मार्क्स जो है ना, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। क्या है बोलो जल्दी से? ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और जो 30 मार्क्स है ना, ये आपका
एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, क्या है बोलो जल्दी से मुझे, ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है ना। तो बेस्ट है प्रगति, अगर 55% से ऊपर आपको आए ना तो आप डायरेक्ट एंट्री से कर पाओगे, ठीक है ना, फिर बिंदास कर सकते हो आप, लेकिन 55% के ऊपर होना चाहिए। सर अब मेरे को एग्जैक्ट 50 है, 54 है, नहीं चलेगा, 55% या उससे ऊपर होना चाहिए आपको बीकॉम में। अगर मान लो 6 सेमेस्टर है तो 6 सेमेस्टर का एवरेज लेना, अगर मान लो 3 सेमेस्टर या 3 साल का आपका एक एक ही पेपर होता है तो फिर 3 साल का एवरेज लेना। डाउट समझ में आया क्या आपको बातें, क्या बातें इतनी क्लियर क्या? ओके सर, चलिए आइए अब ध्यान दो, अभी प्रगति रुकेंगे क्या थोड़ा सा, मेरे को मैं बाद में पूछू ना, आप आखिरी में मुझे डायरेक्ट एंट्री इनडायरेक्ट एंट्री सब बातें करेंगे अपन, अभी रुक जाओ लेकिन, ठीक है ना। चलो आओ दोस्तों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, 80% आए बीकॉम में, प्रगति क्या बात कर रहे हो आप, 80%? ओ माई गॉड, मुझे बीकॉम में 59% थे बेटा। वो बात अलग है, मैं पढ़ता नहीं था बीकॉम को, पहले दिन किताबें आती थी, गो थ्रू कर लिया और उसके बाद फिर दे दिया पेपर। और मैं और मेरे दोस्त थोड़ा सा और थोड़ा गड़बड़ करते थे, हम लोग एक ही किताब खरीदते थे, आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा मैंने पढ़ लिया, उसने आधा पढ़ लिया, इंटरचेंज, आधा फिर पढ़ लिया, उसने आधा पढ़ के किस्सा खत्म, है ना। अब वो करना क्या है भाई, एक दिन के लिए अब नई किताबें लो, दो दो सेट काय को लेने का भाई, ऐसे करके थोड़ा सा हमने ऐसा थोड़ा सा। और मेजोरिटी अगर आप देखोगे ना तो अपना सीए का ही सिलेबस होता है, बस उसमें फॉर्मेट थोड़े से अलग बना देते हो लोग, तो उनको लगता है भाई साहब हमने कुछ बहुत ही खतरनाक कर डाला, है ना। बीकॉम वालों को एकदम ऐसा, अरे क्या बना दिया फॉर्मेट कर, तो बस वो थोड़ा फॉर्मेट ध्यान रखने का, पेपर दे देने का, 50-55 तो आ ही जाते हैं, कितना भी आपने फॉर्मेट इंटरचेंज किया तो भी 50-55 तो दे ही देते हैं। पर मैंने वैसी हरकतें नहीं किया कि लोग, मैंने सुना कि गाने वाने लिख देते करके, ऐसा मैंने सिर्फ सुना हूं, अभी तक मुझे पता नहीं है, मेरे आजू बाजू किसी ने किया भी नहीं है कि बीकॉम के पेपर में आपको पेजेस भरना है तो आपको नंबर मिल जाते हैं बोले, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, ठीक है। होता भी होगा तो मुझे नहीं पता, होता हूँ तो बड़ी फनी बात हो गई भाई, ये तो गाने वाने लिख के आ रहे लोग। चलो दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या सर, 100 नंबर अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर का आपको दोस्तों पेपर है, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब क्या है, जैसे फाउंडेशन के अंदर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन देते थे और आपको आंसर्स को लिखना पड़ता था, उसी प्रकार से 70 मार्क्स के पेपर को आपको लिखना पड़ता है इंटर लेवल पर। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, ऐसा आपको लिखना पड़ता है इंटर लेवल पर। और वही अगर मैं बात करूं ना, जो 30 नंबर है ना, इस 30 नंबर के एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं, और ऐसे वैसे एमसीक्यू नहीं होते हैं, ये केस बेस्ड सिनेरियो होते हैं। क्या कहा मैंने, बोलो, केस बेस्ड सिनेरियो, मतलब आपको लंबा चौड़ा 1-2 पेजेस का पैराग्राफ दे देंगे और उस पैराग्राफ के ऊपर आपको सवाल पूछेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। आपको याद है क्या, इंग्लिश के अंदर दोस्तों पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आते थे, जहां पर पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था और उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर, फिर बोलते थे इसका सिनोनिम ढूंढ के बताओ, इसका अपोजिट ढूंढ के बताओ, ऐसा कुछ कुछ तो आपको पैरा में ढूंढना पड़ता था। फिर समझ लीजिए वैसा ही कुछ इंटर के अंदर है, आपको कथा कहानी दी जाएंगी, उस कथा कहानी के ऊपर कुछ सवाल पूछे जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, जो वहां पर करेक्ट ऑप्शन है उसकी मदद से। क्या कहा मैंने, बोलो, जो वहां पर करेक्ट ऑप्शन है ना दोस्तों, उसकी मदद से। किसकी मदद से, बोलो जल्दी से, जो करेक्ट ऑप्शन है उसकी मदद से। क्या आपको इतनी बातें क्लियर, क्या यहां तक बातें आपको क्लियर, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को, क्या यहां तक आपको बातें एब्सोल्युटली क्लियर, फटाफट फटाफट जल्दी से बोलो, है ना। तो मैंने क्या कहा, तो मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर 100 मार्क्स का क्या होता है दोस्तों, 100 मार्क्स का यहां पर आपका पेपर होगा, जिसमें से 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। क्या कहा मैंने, बोलो, 30 मार्क्स का आपको दोस्तों यहां पर एमसीक्यू बेस्ड होता है। क्या होता है, जल्दी से बोलो, 30 नंबर का यहां पर आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। गॉट इट एवरीवन? ओके सर, इतनी बात एकदम बढ़िया से क्लियर है, एकदम बढ़िया क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक हमको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अब देखो, अब आपको सीए इंटर का सिलेबस कितना है वो मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, कितना सिलेबस है आपको, हाँ चलो, सिलेबस, पहला कंपनीज एक्ट, दूसरा एलएलपी, तीसरा जीसीए, चौथा आईओएस, पांचवा एलएलपी। एलएलपी तो हो गया सर, पेमा, पेमा, ठीक है, क्या है बोलो जल्दी से, पेमा। ओके, अब देखो, ये जो कंपनीज एक्ट है ना,
इस कंपनीज एक्ट का वेटेज और एलएलपी का वेटेज है 70 मार्क्स। इसे बोला जाता है कॉर्पोरेट लॉ। और जीसीए, आईओएस और फेमा ये है आपका अदर लॉ, जो आता है कितने मार्क्स के लिए? 30 मार्क्स के लिए। अब आपका जो है ना दिमाग चलना चालू हो जाएगा। अब आप क्या बोलोगे, सुनो ना, आपके मन में एक बात आ रही होंगी कि सर ये 30 नंबर और ये 30 नंबर मैच हो रहे हैं, 30-30 मैच हो रहा है सर, तो क्या ऐसा है सर कि जीसीए, आईओएस और फेमा से ही एमसीक्यू आते हैं? बोलो ना सर, क्या एमसीक्यू जीसीए, आईओएस और फेमा से ही आते हैं क्या? क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ 3 एक्ट से एमसीक्यू आते होंगे या सारे एक्ट से एमसीक्यू आते होंगे? एक बात मैं आपको बता दूं, सारे मार्क्स से क्या आते हैं दोस्तों? सारे मार्क्स से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। पर ये जो 70 मार्क्स है और ये 70 मार्क्स है, इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव सिर्फ इन्हीं 70 नंबर से आता है क्या? नहीं, इसमें भी एमसीक्यू भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर भी एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव आएंगे, इससे भी एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव आएंगे, दोनों इससे। जस्ट बिकॉज ये 30 और ये 30 मैच हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि एमसीक्यू सिर्फ इन्हीं 3 एक्ट से आने वाले हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। गॉट इट एवरीवन, है ना? ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। पर मैंने देखा हो आपको, देखो मैं तो बोल रहा हूं कॉमन सेंस वाली चीज है, आप में से कुछ लोगों को लग भी रहूंगा क्या बता रहे सर, ये तो हमको इतना तो समझ में आता है ना, इतने बड़े हो गए हम लोग अभी, है ना? पर मैं कोई भी चीजें यूं ही नहीं बताता, ध्यान रखना। पक्का अगर मैंने कोई बहुत ऑब्वियस चीज बता है तो कुछ ना कुछ पास्ट में उससे रिलेटेड मेरे साथ इंसिडेंस हुआ है जिसने मुझे ट्रॉमा दिया है, जिसके चलते मैं क्या करता हूं, क्लास में एक बार उसकी सफाई देना जरूरी समझ जाता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि एक बार मैंने बता देना चाहिए करके। बराबर है ना? भली जिसको पता है उसको एक और बार पता चल जाएगा, और जिसको नहीं पता वो बोलेगा अच्छा हुआ सर ने बताया, मैं तो कंफ्यूज हो रहा था, खतरनाक वाला, है ना? तो एकदम बढ़िया से उसको भी कंफर्टेबल लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई कि कुछ चीजें ऑब्वियस है तो मैंने बताया नहीं करके, है ना? मैं बोल दूं ये तो ऑब्वियस है करके, अरे ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, आइए चलो, क्या हम आगे बढ़े क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या हम लोग आगे बढ़े क्या? आइए 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 दोस्तों। तो ये हमारा कौन सा, ये हमारा सिलेबस रहने वाला है और ये हमारे इस तरीके से नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। क्या आपको इतनी बातें यहाँ तक क्लियर? सभी लोगों को दोस्तों, क्या आपको इतनी बातें एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ तक कंफर्टेबल है? तो मैं अब यहाँ पर आगे बढ़ूं और मैं आप लोगों को कंपनीज एक्ट से जो आज शुरुआत करने जा रहा हूं ना, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊं। जल्दी से बोलो, फिर उसके बारे में मैं आपको बताऊं। आप लोग हैं रेडी? तो आप बोलेंगे मेरे को यस सर हम लोग हैं रेडी, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलो 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 दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या चालू करने जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हमारा कंपनीज एक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए दोस्तों आ जाएंगे, आओ आओ आओ। सर सबसे पहली बात, व्हाट इज लॉ? कोई मुझे बता सकता है लॉ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय लॉ? एनीवन, एवरीवन, कोई मुझे बता सकता है लॉ का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज मेंट बाय लॉ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ? एनीवन इन द चैट सेक्शन। सभी लोगों को चैट सेक्शन के अंदर बताते हुए चलना है वो सारी चीजें जो जो मैं आपसे पूछूं। लॉ का मतलब क्या होता है? गेमर का कहना है कायदे और कानून होते हैं। थैंक यू गेमर बताने के लिए। मतलब बॉटल भी गिर पड़ी बेटा ये सुन के कि क्या बात कही है करके, क्या बात कही है करके, है ना? ऐसा लॉ एंड रेगुलेशंस होते हैं। लॉ का मतलब होता है लॉ एंड रेगुलेशन। थैंक यू। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, वेरी नाइस। फिर देखो, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू सिक्योर वेलफेयर एंड जस्टिस टू सोसाइटी। चैट जीपीटी, आई मीन सॉरी, क्या लिखा है, बहुत बढ़िया। तो देखो, तो देखो दोस्तों, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन followed by people. Law is set of rules and regulation followed by people
followed by people, followed by people, and it is made by government, made by government to give justice, justice to society, justice to society. तो क्या होता है दोस्तों इसका मतलब? सर क्या हमको किताब में लिखना है? तो देखो यहां से मैंने पहले ही कह दिया था, आप यहां से किताब में लिखना स्टार्ट कर देंगे करके, है ना। अब तो ये तो लिखना ही लिखना है, ये तो अब ये आपकी चॉइस है आपको लिखना है या नहीं लिखना, पर ये चीजें तो आपको लिखना ही पड़ेगा। व्हाट इज मेंट बाय लॉ? तो लॉ का मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉ का मतलब होता है ऐसे सेट जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस दे के रखे, मतलब लोगों को क्या करना है, लोगों को क्या नहीं करना है। क्या कहा मैंने? बोलो, लोगों को क्या करना है, लोगों को क्या नहीं करना है दोस्तों, वैसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या कहा मैंने? बोलो, वैसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो जो कौन बनाती है? जो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट को कौन चुन के देता है? पीपल चुन के देती है, लोग चुन के देते हैं। तो लोग जो गवर्नमेंट को चुनते हैं, लोग जो गवर्नमेंट को चुनते हैं, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं ताकि सोसाइटी को क्या मिले? ताकि सोसाइटी को जस्टिस मिले। क्या मिले? जल्दी से बोलो, ताकि सोसाइटी को जस्टिस मिले। क्या इतनी बातें आपको क्लियर? जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या इतनी बातें आपको एकदम फैंटास्टिकली क्लियर जो मैं कहना चाह रहा हूं? फटाफट क्विकली बता दो, है ना। यस, मतलब सर गवर्नमेंट ने ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, गवर्नमेंट ने ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसकी जो लोगों को फॉलो करना ही पड़ते हैं। दो डोंट हैव चॉइस, जो लोगों को फॉलो करने ही पड़ते हैं, दे डोंट हैव चॉइस। और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों का, सभी लोगों का भलाई हो, सभी लोगों को जस्टिस मिले, सभी लोगों को लिए बढ़िया हो, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का कोई फायदा नहीं होना चाहिए, और किसी दूसरे के नुकसान पर मुझे फायदा मिले ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये लॉ क्या करवाता है दोस्तों? ये लॉ इंश्योर कराता है। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ कि सर ये जो लॉ है ना, ये लॉ आखिर बनता कैसे है, ठीक है ना, आ जाओ जरा ध्यान देना कि लॉ को आखिर बनाया कैसे जाता है। हालांकि ये बात आपने फाउंडेशन में ऑलरेडी पढ़ी होंगी, पर ठीक है हम इसको एक और बार एकदम बढ़िया से गो थ्रू करेंगे। क्या गो थ्रू कर रहे हैं हम लोग यहां पर? बोलो जल्दी से। हाउ लॉ इज मेड, किस तरीके से लॉ को बनाया जाता है। हाउ लॉ इज मेड, क्या कहा मैंने? बोलो, हाउ लॉ इज मेड। हाँ, हाउ लॉ इज मेड। दोस्तों देखो, लॉ को इंडिया में किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। आ जाओ ध्यान देना। देखो सबसे पहली बात, मुझे जिस भी टॉपिक के ऊपर, सुनो ना, सबसे पहली बात पक्की बात है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अगर मैं किसी टॉपिक के ऊपर लॉ बनाना चाहता हूं ना, तो पक्की बात है उस टॉपिक से रिलेटेड सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है। जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट लाया गया, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट जो लाया गया, क्यों लाया गया? क्योंकि कंट्री में व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, व्हीकल्स के कारण बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। उसके चलते यहां पर हमको जरूरत थी कि सेफ्टी ऑफ पीपल को इंश्योर करना जरूरी है। ट्रैफिक सिग्नल लाना पड़ेगा, किसी ने सिग्नल तोड़ा तो फाइन डालना पड़ेगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किस तरीके से डिसाइड करोगे कौन किसको कंपनसेशन देगा, वो हमको लॉ में लिखना जरूरी हो गया था, क्योंकि लोगों के पास व्हीकल्स बढ़ रही थी, बराबर ना। तो मार्केट में, सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लॉ बनाया जाता है। फिर से रिपीट करूंगा, सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का लोग फायदा उठा रहे होते हैं, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हमें क्या करना पड़ता है? हमें दोस्तों सभी लोग बोलेंगे, हमें क्या करना पड़ता है? हम लोग यहां पर लॉ को बनाएंगे। क्या करेंगे? जल्दी से बोलो, हम लोग यहां पर लॉ को बनाएंगे। क्या इतनी बात है आप सभी लोगों को कंफर्टेबल? ओके, अब ध्यान देना यहां पर, क्या सुनिए। अब सबसे पहले तो दोस्तों बिल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बोलो जल्दी से। बिल बनाया जाता है। बिल का मतलब क्या है? सुनना बात को। बिल का मतलब है दोस्तों, ये एक ड्राफ्ट होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, ये एक ड्राफ्ट होता है जो लोकसभा में पेश किया जाता है। मैंने क्या कहा? सर एक ऐसा अभी के लिए ऐसा समझो, सर
ये दोस्तों क्या है, ये एक ड्राफ्ट है। ये क्या है, जल्दी से बोलो, ये एक ड्राफ्ट है। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों रफ वर्क, ड्राफ्ट है। ये जो ड्राफ्ट आप बनाते हो ना, ये इसको आप क्या करते हो, इसको आप लोकसभा के अंदर पेश करते हो। जो ड्राफ्ट आपने बनाया इसको आप लोकसभा के अंदर, दो प्रकार के हमारे, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, तो आप क्या करते हो, आपने पहले ड्राफ्ट बनाया, जैसे जो जिन मिनिस्टर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं इलेक्शंस के अंदर, वो मिनिस्टर्स को अलग अलग मिनिस्ट्री दी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, ये किसके पास है दोस्तों, नितिन गडकरी के पास। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ये किसके पास है, वो पूरी, याद है आपको, एप्स्टीन है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सुनिए, इसके अलावा जैसे अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करूं तो निर्मला सीतारमन जी। इसके अलावा अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करूं तो किसके पास है, अश्विनी जी के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर किसके पास है, जयशंकर जी के पास है। तो इन लोगों के पास अलग अलग एरिया का कमांड होता है। अब मान लीजिए अगर मुझे रोड से रिलेटेड, रोडवेज से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैं लॉ लाना चाहता हूं उसका एक रफ बनाऊंगा, रफ वर्क बनाऊंगा, जिसे ड्राफ्ट बोला जाता है। और उस ड्राफ्ट को मैं क्या कर देता हूं, लोकसभा में पेश कर देता हूं। उस ड्राफ्ट को मैं लोकसभा के अंदर पेश कर देता हूं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर दो पेश। तो जैसे ही मैं इस ड्राफ्ट को लोकसभा में पेश करूंगा ना, ये क्या बन जाता है दोस्तों, ये बिल बन जाता है। क्या बन जाता है, सभी लोग बोलेंगे, ये बिल बन जाता है। तो ड्राफ्ट को मैंने लोकसभा में पेश किया तो वो बिल बन गया। और लोक सुनो ना, ड्राफ्ट को मैंने लोकसभा में पेश किया तो वो बिल बन जाता है। फिर लोकसभा में जैसे ही ये जो बिल है ये पास हो गया, यानी कि मेजॉरिटी लोगों ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया, तो ये लोकसभा का जो बिल है जो पास हो गया है वहां पर, ये जाता है राज्यसभा के पास। किसके पास, जल्दी से बोलो, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा में भी लोग इसके ऊपर बहसबाजी करते हैं। और अकॉर्डिंगली अगर इसमें भी मेजॉरिटी लोगों को अप्रूवल मिल गया, क्या मिल गया बोलो बच्चों, मेजॉरिटी लोगों को अप्रूवल मिल गया, तो उस केस के अंदर फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास बोलो, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट ने जैसे ही इसके ऊपर साइन किया, इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये जो चीज है ना, ये अप्रूव हो गई और इसको ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट मतलब जैसे ही ये अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट ने जैसे ही इसको साइन किया और इसको भारत के राज्य पत्र मतलब गवर्नमेंट का ऑफिशियल न्यूज़पेपर, उस गवर्नमेंट के ऑफिशियल न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कर दिया, ये इसको पेश कर दिया, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि लॉ यहां पर बन गया। क्या बन गया बोलो बच्चों, लॉ यहां पर बन गया। और अब इनको क्या लॉ को फॉलो करना पड़ेगा क्या, सारे लोगों को? हाँ दोस्तों, सारे लोगों को अब लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉ मतलब होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो लोगों के ऊपर लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो लोगों को फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा लॉ बनाया कैसे जाता है, तो मार्केट में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ड्राफ्ट बनाते हैं, ड्राफ्ट को पेश करते हैं लोकसभा में, वो बिल बन गया, लोग उसके ऊपर बहसबाजी करेंगे और अकॉर्डिंगली बिल पास होगा। तो पास होने के पास वो जाता है राज्यसभा के पास, राज्यसभा के अंदर भी बहस होंगी, अकॉर्डिंगली वो पास होगा। और पास होने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर दे और ऑफिशियल गैजेट में पेश कर दे, तो मैं बोलूंगा अब वो लॉ बन चुका है और अब लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या? हाँ दोस्तों, लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। किसको फॉलो करना पड़ेगा? ये जो नया लॉ बना है ना, लोगों को उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? जल्दी से बोलो मेरे को, जल्दी से, क्या आपको इतनी बातें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है क्या? फटाफट बोलो, आप इसको लिख लो, लिखने के बाद डन लिखो, लिखने के बाद डन लिखो जल्दी से।
चलो हो गया, चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया ना आपका सभी लोगों का इतना? चलिए सर आ जाइए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा आपके साथ किस चीज के बारे में सर? अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि सर ये लॉ बनाने की पावर होती किसके पास है? मतलब कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएंगी, कहां पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएंगी, है ना, कहां पर दोनों लॉ बनाएंगे, इसके बारे में मैं अब आपके साथ बात करूंगा। ठीक है, आइए दोस्तों ध्यान देना। देखो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था सर? 26 जनवरी 1950 को ना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आया था सर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का सर, वो प्लेस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग शेड्यूल्स दिए गए थे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, क्या कहा मैंने, बोलो? कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है ना दोस्तों, ये क्या करता है, ये यहां पर पावर देता है। क्या करता है बोलो बच्चों? ये यहां पर पावर देता है। किस चीज का पावर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल यहां पर पावर देता है और कहता है कि हम लोग लॉ के अंदर ना 3 लिस्ट को बनाएंगे। क्या कहा मैंने, बोलो? हम लोग लॉ के अंदर 3 लिस्ट को बनाएंगे। एक बनाएंगे हम लोग यूनियन लिस्ट, एक बनाएंगे हम लोग स्टेट लिस्ट, एक बनाएंगे हम लोग कॉन करंट लिस्ट। क्या बनाएंगे बोलो बच्चों? कॉन करंट लिस्ट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 7th शेड्यूल पावर देता है और ये कहता है कि 3 प्रकार की लिस्ट हम बताने वाले हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब मजे की बात बताऊं आपको, तो जो यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स या जितने भी एरियाज देके रखे हैं, उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाता है? उससे रिलेटेड लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट में जितने भी एरिया से रिलेटेड लॉ देके रखे, उससे रिलेटेड कौन लॉ बनाता है बच्चों? स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोस्तों जितने भी एरियाज दे रखे, जितने भी एरियाज दे रखे, उससे रिलेटेड कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहा मैंने, बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? लॉ बनाते हैं। कहां पर? जल्दी से बोलो कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके लॉ बनाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। किसके अंदर? जल्दी से बोलो, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो मैंने कहा हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है यूनियन लिस्ट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट से रिलेटेड, सेंट्रल पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, मतलब सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आज की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की सरकार है दोस्तों। कहां पर? बीजेपी या एनडीए की सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट पर, तो कौन लॉ बनाएगा? बीजेपी वाले बनाएंगे यूनियन लिस्ट से रिलेटेड। वही स्टेट लिस्ट में अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। या तमिलनाडु में बच्चों किसकी सरकार है? वो टीवीके की सरकार है, बराबर। तो वो लॉ बनाएंगे किससे रिलेटेड? स्टेट से रिलेटेड। और वही अगर मैं बात करूं, वही मैं बात करूं कॉन्करेंट में, तो कॉन्करेंट में बीजेपी प्लस कांग्रेस कर्नाटका में इस एरिया से रिलेटेड क्या बनाएंगे दोस्तों? लॉ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो बच्चों? लॉ बनाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या जो मैं कह रहा हूं? ओके सर, आप जरा एरिया के कुछ कुछ नाम बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। यूनियन लिस्ट में दोस्तों आता है डिफेंस, स्टेट डिफेंस, कंट्री डिफेंस आता है इसके अंदर, स्टेट नहीं। इसके अंदर आता है आर्मी, इसके अंदर आता है रेलवे, इसके अंदर आता है पोर्ट, इसके अंदर आता है कॉरपोरेट अफेयर्स,
जिसे एमसीए कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही दोस्तों कंपनी लॉ को और एलएलपी को बनाती है। पता है क्या आपको? एलएलपी को जो इनकॉर्पोरेट किया है ना, वो मिनिस्ट्री, वो किसने किया है? वो कंपनी लॉ को ही इनकॉर्पोरेट किया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और एलएलपी को भी इनकॉर्पोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। मतलब सेंट्रल, मतलब मैं आपको बता दूं कि सर कंपनी लॉ और एलएलपी ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों सेंट्रल लॉज है। क्या है? जल्दी से बोलो। ये दोनों के दोनों सेंट्रल लॉज है। कैसे लॉज है? सेंट्रल लॉज है। मतलब इसके ऊपर के लॉ कौन बनाता है? इसके ऊपर का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाता है बोलो बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। वही मैं स्टेट लिस्ट की बात करूं तो स्टेट लिस्ट के अंदर कौन कौन आता है दोस्तों? स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस आती है। स्टेट लिस्ट के अंदर और कौन आता है? हॉस्पिटल आते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर ऑन कौन आता है? बेटिंग एंड गैम्बलिंग से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हैं तो वो भी कौन बनाता है बच्चों? वो भी यहां पर स्टेट बनाता है। कौन बनाता है बोलो जल्दी से? स्टेट बनाता है इसके ऊपर के लॉ। तो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया अलग अलग लिस्ट के बारे में। अब आपके मन में एक और शंका होंगी कि सर कौन इतना बता दिया है मालिक, तो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में भी बता दो। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन। क्या आता है? जल्दी से बोलो। एजुकेशन। इसके अलावा इसके अंदर आता है एग्रीकल्चर। इसके अलावा इसके अंदर आता है फॉरेस्ट। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है दोस्तों? अडॉप्शन, मैरिज। ये सारी बातें आती है कहां पर? ये सारी बातें आती है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। कॉन्करेंट लिस्ट में सुनो ना मेरी बात, कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलके क्या बनाती है? दोनों गवर्नमेंट मिलके दोस्तों लॉ बनाती है। यहां पर कोई एक गवर्नमेंट मिलके लॉ नहीं बनाएंगी, दोनों मिलके इन सारे चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंगली लॉ को पास करेंगे। गॉट इट एवरीवन? ओके। तो सर अच्छा, मुझे अब इन सारी बातों में मुझे जो काम की चीज आपको बताना है और वो क्या है कि कंपनी लॉ और एलएलपी किस लिस्ट के अंदर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। और अगर ये यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं तो इससे रिलेटेड जितना भी कारोबार है वो कौन देखने वाला है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखने वाला है। और क्योंकि कंपनी एक्ट और कंपनीज एक्ट और एलएलपी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत है, तो इनकी जो गवर्निंग बॉडी है, मतलब ये दोनों लॉ को बनाने अमेंड करने की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर होंगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर होंगी। किसके ऊपर होंगी? जल्दी से बोलो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर होगी। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? सभी लोग जल्दी से बोलो मेरे को, क्या इतनी बातें आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर? फटाफट जल्दी से बताओ, क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया ढंग से क्लियर? बोलो 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 बोलो। क्या आपने लिख लिया ये? क्या आप लोगों ने लिख लिया ये? सभी लोगों का लिख कर हो चुका है क्या? बोलिए, सभी लोगों का लिख कर हो चुका है क्या? बातें एकदम बढ़िया से क्लियर है? एकदम सिंपल सिंपल कर रहे? आ जाओ अगला। अगला 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 चलो। कंपनीज एक्ट 2013। क्या कहा मैंने? बोलो। कंपनीज एक्ट 2013। 60 मार्क्स। 60 नंबर के लिए आपके सिलेबस में पूछा जाने वाला ये एक्ट है दोस्तों। ठीक है? जिसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है? आओ अब सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ हिस्ट्री बता देता हूं। कंपनीज एक्ट की कुछ हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूं। हिस्ट्री को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक है प्री इंडिपेंडेंस एरिया, एक है प्री इंडिपेंडेंस एरिया, और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया। क्या कहा मैंने? बोलो। एक है प्री इंडिपेंडेंस एरिया और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरिया। अब अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात करूं तो 1844 में
1844 में दोस्तों ब्रिटेन में, क्या कहा मैंने, बोलो, ब्रिटेन में, यूके में, यानी कि ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन, यूके, इंग्लैंड जिसे हम लोग कहेंगे, इन्होंने सबसे पहली बार उनके देश में कंपनीज एक्ट को इनकॉर्पोरेट किया था, या जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसा कुछ नाम यहां पर उजागर किया था सबसे पहले 1844 के अंदर। वही अगर मैं बात करूं 1850 की, तो 1850 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ब्रिटेन में ही इन्होंने क्या किया था दोस्तों, फर्स्ट टाइम इन्होंने इंडिया के लिए इंडियन कंपनीज एक्ट बनाया था। क्या बनाया था बोलो बच्चों, इंडिया के लिए इन्होंने इंडियन कंपनीज एक्ट बनाया था। और ये चीजें ज्यादा समय नहीं चली और 1884 तक दोस्तों इस एक्ट को अबॉलिश कर दिया, और अबॉलिश करने के बाद इसमें न्यू एक्ट को भी डाल दिया। क्या कर दिया बोलो बच्चों, इस एक्ट को अबॉलिश कर दिया, और अबॉलिश करने के बाद में ना इसमें न्यू एक्ट भी ला दिया। अबॉलिश का मतलब होता है पुराने एक्ट को हटा देना और उसके जगह नया एक्ट ला देना। ओके, ठीक है। अब ये जो 1884 वाला एक्ट है ना, अब इसके अंदर भी समय के साथ साथ क्या होते हुए चले, समय के साथ साथ बहुत अमेंडमेंट होते हुए चले। देखो दोस्तों, ये एक्ट भी ना बच्चे जैसा होता है। पहले बच्चा जब बॉर्न होता है उसे कुछ आता नहीं, पर धीरे धीरे वो रोल होना, पहले पलटना सीखता है, फिर रोल होना सीखता है, फिर क्रॉल करता है, फिर खड़े होके चलता है, फिर बोलता है, फिर खाता है, ये सारी चीजें उसी प्रकार से एक एक्ट होता है। समय के साथ साथ एक्ट में दिक्कतें आती है, मैच्योर होता है, अमेंडमेंट लाया जाता है, लॉ उसमें अमेंडमेंट लाता है, गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट लाती है दिक्कतों को दूर करने के लिए। पर एक समय तो ऐसा आ जाता है जहां पर इतने अमेंड कि ओरिजिनल एक्ट कुछ और है और अमेंड कर करके नया एक्ट कुछ और है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग सोचते हैं काम करो ना यार, पुराने एक्ट को हटा दो, अपन एक सीधा सीधा नया एक्ट लाते हैं। और उसी के चलते इन्होंने 1936 के अंदर एक और नया एक्ट लेके आ गए, क्योंकि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स बढ़ चुके थे पुराने एक्ट में। 1884 से लेके 1936 तक ऑलमोस्ट 52 ईयर्स तक वही पुराना लॉ चला था दोस्तों। पर उसमें अमेंड कर करके, अमेंड का मतलब होता है पुरानी चीजों को बदल के कुछ नई चीजें डाल देना, तो नया कर करके, नया कर करके, नया कर करके इतना उसको नया कर दिया बच्चों कि अब ऐसा लगा कि अमेंडमेंट ज्यादा हो गए और ओरिजिनल लॉ कम हो गया। तो एक काम करो ना, पुराने एक्ट को गोली मारो और सीधा सीधा नए एक्ट को खड़ा कर दो। और इन्होंने वही किया। 1936 के अंदर इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, एक नए एक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया, नए एक्ट को जन्म दे दिया। ओके, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। अब मैं बात करूंगा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। दोस्तों, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 के अंदर जब भारत हमारा आजाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से, तो 1948 में हम लोगों ने बनाई थी भाभा कमेटी। क्या बनाई थी बोलो बच्चों, हम लोगों ने बनाया था भाभा कमेटी। और इस भाभा कमेटी की जिम्मेदारी थी कि इंडिया के ऊपर कौन से लॉ लाना है, कौन से ब्रिटिशर्स के लॉ जो हमको लगता है कि इंडिया के पास भी रहने चाहिए, इसको लगे रहने देना चाहिए लोगों के भलाई के लिए, उन एक्ट को रिव्यू करो और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को बताओ। अब भाभा कमेटी ने रिव्यू किया, सारी चीजें देखा, तो 1956 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने इंडिया का क्या आया था दोस्तों, कंपनीज एक्ट आया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 वाज द कंपनीज एक्ट। पर अब वही बात है, समय के साथ साथ फिर से बहुत सारी चीजें अमेंड होना चालू हुई। भारत बहुत अलग, पहले हम लोग आराम से चीजें कर रहे थे। पहले हम लोग, देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग आजाद हुए थे तो यार हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज थे तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारा देश थोड़ा सा उस समय स्ट्रगल कर रहा था। बट समय के साथ साथ जैसे जैसे स्ट्रगलिंग फेस थोड़ा थोड़ा कम होते हुए चला, जैसे 1991 में एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके चलते भारत में बहुत ज्यादा बाहर का इन्वेस्टमेंट इनफ्लो भी हुआ। देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो सुधरी। पर ऑब्वियस सी बात है, जब हम बाहर के किसी कंपनीज को इंडिया में आना अलाउ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे एक्ट में प्रोविजन भी तो होने चाहिए। तो अब सोच के देखो, 1956 में से लेके 2000 तक कितने अमेंडमेंट हम लोगों ने किए होंगे। बिल्कुल किए सर। तो इसीलिए 2004 में दोस्तों, क्या कहा मैंने, बोलो, इसीलिए इस पुराने एक्ट को रिव्यू करने के लिए 2004 में ईरानी कमेटी बनी थी। क्या बनी थी बोलो बच्चों, ईरानी कमेटी बनी थी, जिसका काम ही यह था कि आप क्या करो, आप ये पुराने एक्ट को रिव्यू करो। आप क्या करो, आप है ना ये ओल्ड एक्ट जो है ना, इस ओल्ड एक्ट को रिव्यू करो, और उसके बाद इसके अंदर जो भी चीजें होंगी इसके अंदर सजेस्ट करो
चेंजेस। 1956 के एक्ट को रिव्यू करो और रिव्यू करने के बाद उसमें क्या करो, रिव्यू करने के बाद उसमें सजेस्ट करो चेंजेस। क्या करो बोले बच्चों, उसमें सजेस्ट करो चेंजेस। ये काम किसका था, ये काम था दोस्तों ईरानी कमेटी का, और वही सब चीजें हुई। और फाइनली दोस्तों 2012 में कंपनीज एक्ट का बिल लाया, और 2013 में हमने कंपनीज एक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्या कर दिया बोलो बच्चों, हमने कंपनीज एक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्या कर दिया बोलो बच्चों, हमने कंपनीज एक्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। ओके ठीक है सर। क्या आपको बातें समझी, क्या आपको हिस्ट्री समझी? सर इसमें से रेलेवेंट क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कंपनीज एक्ट 2013 आया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे पहले भी आके गए, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई है जिसके बारे में मैंने अभी आपके साथ क्या किया दोस्तों, डिस्कस किया। अब मैं आपको एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आखिरी 2 इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली जो हमारे टॉपिक्स है, मतलब जो हमारे सीए के सिलेबस के टॉपिक्स है, उसको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ माहौल बना रहे हैं पढ़ाई का, अभी हम लोग सिर्फ माहौल बना रहे हैं लॉ पढ़ने का, कि लॉ की हिस्ट्री क्या रही है करके, लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ बनाया कैसे जाता है। इसके अलावा ये सारी चीजों को अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी अभी हमने कुछ ऐसा टॉपिक वाइज हमने कुछ चालू नहीं किया है जिसमें आप बोलो कि इंटर से रिलेटेड सवाल पूछ ले करके, ऐसा अभी तक हमने वो चीजें पढ़ना स्टार्ट नहीं की है। जब भी चालू होंगी मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आ जाओ यहाँ पर, ध्यान देना। अब देखो बच्चों, जो भी लॉ होता है ना, जितना भी लॉ होता है या जो भी लॉ होता है, लॉ में जनरली 3 चीजें होती है। क्या कहा मैंने, बोलो। जो भी लॉ होता है, लॉ में जनरली मित्रों 3 चीजें होती है। एक होती है लेजिस्लेटिव। क्या कहा मैंने, बोलो। एक होता है यहां पर लेजिस्लेटिव फेज, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव फेज, और तीसरा होता है जुडिशरी फेज। क्या होता है बोलो जल्दी से, जुडिशरी फेज। तो एक ऐसा मैं बोल सकता हूं, लेगिस्लेचर कर देता हूं मैं इसको, लेगिस्लेचर, ठीक है। ओके, एक होता है लेगिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। ओके, लेगिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉ को बनाना। क्या होता है बोलो बच्चों, लॉ को बनाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लॉ को लागू करना। क्या होता है जल्दी से बोलो, लॉ को लागू करना। और जुडिशरी का फेज क्या होता है दोस्तों, जुडिशरी का फेज होता है झगड़े करके सॉल्व करना। क्या कहा मैंने, बोलो। झगड़े करके सॉल्व करना। अच्छा, जैसे मुझे एक बात बताइए, अपने केस में कंपनीज एक्ट में लॉ को कौन बनाता है? एनीवन फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। अपने केस में कंपनीज एक्ट को हम लोगों ने देखा, सर कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है कंपनीज एक्ट को? सर कंपनीज एक्ट को बनाता है एमसीए, मतलब मैं बोलूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो आज के समय निर्मला सीतारमन जी ही चलाती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। तो निर्मला सीतारमन जी और उनके जितने भी सहयोगी है, वो मिलके दोस्तों क्या करते हैं, वो मिलके यहां पर लॉ को बनाते हैं। क्या करते हैं जल्दी से बोलो, वो मिलके यहां पर लॉ को बनाते हैं। ओके, अब जो भी लॉ बनाया, जैसे देखो आपने मोटर व्हीकल्स एक्ट बनाया नितिन गडकरी ने, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कुछ कुछ प्रोविजन लाए, इथेनॉल लाना चाहिए 15%, 50%, 85%, जो भी है सब कुछ कर दिया। अब वो लॉ बनाने के बाद लोगों के ऊपर उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। मैंने लॉ बना दिया तो मैंने उसको लोगों के ऊपर अप्लाई भी तो करना है ना बाबू, बोलो ना। मैंने उसको लोगों के ऊपर अप्लाई भी तो करना है ना दोस्तों। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप, वो लोगों के ऊपर आपने अप्लाई भी करना है। तो दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव फेस, यानी कि उस लॉ को लागू करना।
और कंपनीज एक्ट में इन्होंने दो अथॉरिटीज दे के रखी है, एक है दोस्तों रीजनल डायरेक्टर और एक है दोस्तों आरओसी। देखो पहले है ना 7 रीजनल डायरेक्टर और 25 आरओसी होते थे, पर आज के समय 10 रीजनल डायरेक्टर है और 30 आरओसी है। क्या कहा मैंने, बोलो। आज के समय 10 रीजनल डायरेक्टर है और 30 रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, सुनो। मैंने कहा कि रीजनल डायरेक्टर 10 और आरओसी 30। रीजनल डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ रीजनल डायरेक्टर, पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ आरओसी। मतलब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर 4 आरओसी है, 2 मुंबई में, एक पुणे में है और एक नागपुर में है। तो अब मान लीजिए मुझे कोई कंपनी ओपन करना है, तो मैं आरओसी के पास, जो पर्सन है, आरओसी एक व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है ना, व्यक्ति का नाम आरओसी नहीं है, नाम उसका मान लो जैसे इंद्रेश गांधी। अब मैंने रिक्वायर्ड, मेरी जो भी क्वालिफिकेशंस होंगे वो क्वालिफिकेशंस के बाद मैं आरओसी बन सकता हूं। और आरओसी बनने के बाद जो भी मेरे पास पावर है, जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो मेरी साइन लगेंगी, कंपनी को पेपर्स के मेरे सबमिट किए, मैं पेपर्स को चेक करूंगा, मेरे नीचे मेरी टीम होंगी जिनको देके मैं काम कराऊंगा, आखिरी में फाइनल में साइन करूंगा। बट द थिंग इज कि आरओसी के पास कुछ जिम्मेदारी है। अब मान लो आप मुझसे किसी चीज को लेकर ना खुश हो, तो आप मेरे ऊपर वाले यानी कि आरडी के पास जा सकते हो। यानी दोस्तों मैं कह रहा हूं यहां पर कि भारत में एज राइट नाउ टोटल 10 आरडी है और कितने 30 आरओसी है। सर ये बड़ा क्यों दिया नंबर, जरूरत महसूस हो रही है। जब समझिए बात को, इंडिया ग्रो हो रहा है, इंडिया ग्रो हो रहा है तो कंपनीज ग्रो हो रही है, कंपनीज ग्रो हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लोग लगेंगे काम करने के लिए। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, आरडी और आरओसी को बढ़ा दिया। आरडी का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर, आरओसी का मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक चीज ध्यान रखना, ये कोई मतलब ऐसा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते अरे वो तो ऑफिस है, सारे के सारे ऑफिस को हम लोग रीजनल डायरेक्टर बोलते हैं, ना मुन्ना ना। एक पर्सन का डेजिग्नेशन होता है यहां पर, क्या, एक पर्सन का डेजिग्नेशन होता है आरडी का। जैसे सीजीआई, वो कॉकरोच वॉकरोच बोल दिया था, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मैं बोलूंगा जैसे वो कैसे डेजिग्नेशन है, उसी प्रकार से आरडी और आरओसी भी एक डेजिग्नेशन है दोस्तों। क्या है, बोलो जल्दी से, ये एक डेजिग्नेशन है। सभी लोग बोलेंगे क्या है, ये एक डेजिग्नेशन है। क्या आपको बात समझ आ रही है? सभी लोग फटाफट जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आपको इतनी बातें एकदम बढ़िया से क्लियर क्लियर? यस, ओके। अब अब मैं आता हूं जुडिशरी फेस के अंदर। तो दोस्तों जुडिशरी में कंपनीज एक्ट में देखो, आम आम इंसान के लिए, इंसानों के लिए, इंडिविजुअल के लिए जुडिशरी में 3 बॉडीज आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्या कहा मैंने, बोलो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जुडिशरी फेस के अंदर दोस्तों कंपनीज के लिए 2 बॉडीज आती है। पहला होता है एनसीएलटी और दूसरा होता है एनसी नेक्लैट, एनसीएलएटी। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और एनसीएलएटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। क्या कहा मैंने, बोलो। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। मतलब अगर आप एनसीएलटी से खुश नहीं होंगे तो आप नेक्लैट के पास जाओगे, आप अगर एनसीएलटी से खुश नहीं होंगे तो आप नेक्लैट के पास जाओगे, बराबर। तो मेरा ये कहना है यहां पर आप लोगों को कि सर जुडिशरी फेस में अगर मान लो कंपनीज एक्ट में कुछ भी उठपटांग होता है, लोगों को फॉलो करने में दिक्कत जाती है, या मान लीजिए और भी कुछ रीजन होता है जिसके चलते मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूं लॉ को, या लॉ में कुछ झगड़े हो गए, कहीं किसी किसी एरिया में कुछ लूप होल है लॉ का और उसके कारण गड़बड़ हो गई है, तो इसके चलते मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, एनसीएलटी और नेक्लैट जो है ना, आप इसका क्या ले सकते हो, आप इसका फायदा ले सकते हो। मतलब आप इनके पास जाओगे और ये आपके झगड़ों को सॉल्व करके देंगे। इट जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। कुछ भी झगड़ा हुआ 2 लोगों के बीच में, वो कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट उस मैटर को सॉल्व करके देता है, कोर्ट उस मैटर को सॉल्व करके देगा। तो उसी प्रकार से कंपनी से रिलेटेड जितना भी झगड़ा है, कंपनी से रिलेटेड जितना भी झगड़ा है, वो क्या करता है दोस्तों, वो यहां पर बोलो जल्दी से, वो क्या करता है, वो यहां पर एनसीएलटी और नेक्लैट के पास जा सकता है और अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करेंगे, झगड़े के आपके डिस्प्यूट को सॉल्व करके देंगे। ठीक है, परफेक्ट है सर। क्या इतनी बातें आपको एकदम बढ़िया से क्लियर? ओके सर, चलिए आइए अब देखो क्या। अब अगर मैं बात करूं, अब एक आखिरी जनरल टॉपिक और उसके बाद हमारा चैप्टर चालू। ठीक है, अब देखो क्या सर, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट
दोस्तों कंपनीज एक्ट को इन्होंने क्या किया है, चैप्टर्स में डिवाइड किया है। कंपनीज एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा एक्ट है। तो इन्होंने एक्ट को आसान करने के लिए उसको प्रॉपरली, जैसे एक्ट में अलग अलग टॉपिक्स होंगे, तो एक टॉपिक, जितने भी एक टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, उसको चैप्टर नंबर 2 में नाम दे दिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मान लो फॉर एग्जांपल ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर है, उसको नाम दे दिया चैप्टर नंबर 6 ऑडिट एंड, सॉरी चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। फॉरेन कंपनी वाली चीज है तो उसको चैप्टर नंबर 23 दे दिया। तो इन्होंने क्या किया, पूरे एक्ट को है ना टोटल 29 चैप्टर्स में बांटा, टोटल 29 चैप्टर्स में बांटा। मैं आपको बता दूं 29 में से 11 चैप्टर्स ही दोस्तों आपको किस में है, 11 चैप्टर्स ही आपको इंटर में है, बाकी सारे चैप्टर्स आपके फाइनल में है। 11 चैप्टर्स ही आपके इंटर में है, बाकी सारे चैप्टर्स आपके फाइनल में है। इस बात को मैं आपको बता दूं। तो मैंने ये कहा कि एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स है, जिसमें से 11 चैप्टर आपके इंटर में है, जिसमें से 11 चैप्टर आपके इंटर में है। अब मैं अगर ये एक्ट के चैप्टर्स की बात करूं ना, तो इस चैप्टर्स के अंदर दोस्तों सुनो ना, इन चैप्टर्स को अलग अलग सेक्शन और शेड्यूल में डिवाइड किया है। जैसे कंपनीज एक्ट की बात करूं तो टोटल कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, उन 470 सेक्शन को 29 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है और 7 शेड्यूल अलग से है। इसके साथ साथ सेक्शन को आसान बनाने के लिए इसको और सब सेक्शन में तोड़ा जाता है, सब सेक्शन को और आसान बनाने के लिए क्लॉजेस में तोड़ा जाता है, क्लॉजेस को और आसान बनाने के लिए सब क्लॉजेस में तोड़ा जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि सर एक्ट है, एक्ट को चैप्टर्स में डिवाइड है, चैप्टर्स में भी सेक्शंस अलग अलग है, सेक्शंस में बड़ा सेक्शन है तो सब सेक्शन भी बड़ा हो रहा है, तो क्लॉज भी बड़ा हो रहा है तो सब क्लॉज, क्या कहा मैंने, बोलो, क्लॉज भी बड़ा हो रहा है तो सब क्लॉज। कुछ इस तरीके से एक्ट क्या किया जाता है दोस्तों, एक्ट यहां पर आपका फैलता है कुछ इस तरीके से। बातें समझ आ रही है? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको इतनी बातें एब्सोल्युटली यहां तक क्लियर क्लियर, सभी लोगों को क्या इतनी बातें यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर? यस 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 यस, बोलो 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 जल्दी से, यस यस यस, ओके 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 दोस्तों, चलिए आ जाओ। अब सर हमको क्या करना है, हमको तो 11 चैप्टर्स पढ़ना है सर। अब 11 चैप्टर में भी जो सबसे पहला चैप्टर आपका आ रहा है ना, वो है प्रिलिमिनरी। क्या है बोलो बच्चों? सबसे पहला जो आपका चैप्टर आने जा रहा है ना, उस चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रिलिमिनरी। क्या नाम है जल्दी से बोलो? प्रिलिमिनरी। सभी लोग बोलेंगे क्या नाम है? प्रिलिमिनरी। ठीक है, आओ। प्रिलिमिनरी, ध्यान देना यहां पर सर। इस दुनिया में जितने भी एक्ट है, हर एक एक्ट का सेक्शन नंबर 1 कुछ चीजों के बारे में बात करता है। ये बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में। क्या कहा मैंने, बोलो? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल, extent, commencement and applicability. Short title, extent, commencement and applicability. ठीक है, ओके। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, हर एक लॉ का सेक्शन नंबर 1 हमेशा हमेशा इसी चीज के बारे में बात करने वाला है। अब इसमें देखो क्या मतलब, बेसिकली ये कहने वाला है कि इस एक्ट को किस नाम से जाना जाएगा, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पर ये एप्लीकेबल होंगे, किन किन लोगों पर एप्लीकेबल होंगे, कौन से जगह पर एप्लीकेबल होंगे,
और कब से ये शुरुआत होंगी, मतलब इस एक्ट को जब हम लोगों के ऊपर लागू कर रहे हैं ना, तो कब से लागू करेंगे? इस एक्ट को अगर हम कंपनीज के ऊपर लागू कर रहे हैं तो कब से लागू करेंगे? और आखिरी में एप्लीकेबिलिटी की मतलब किन किन लोगों पर लगता है, कंपनी पर लगता है, बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है, एलएलपी पे लगता है, किन पे लगता है, उसके बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो मैं इसमें आपके साथ बात करूंगा शॉर्ट टाइटल के बारे में। तो शॉर्ट टाइटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट टाइटल का मतलब है यहां पर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको हम क्या नाम से बुलाएंगे, ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल, टाइटल मतलब नाम, तो इस एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। क्या नाम है, जल्दी से बोलो। इस एक्ट का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। ओके, अगला इसका एक्सटेंट। सर इसका एक्सटेंट का मतलब होता है कि ये एक्ट कहां पर लागू होता है, एरिया की बात कर रहा है, कौन से एरिया पर लागू होता है। अब मुझे बताओ, अगर कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में बना है तो क्या ये दुबई पर लगने वाला है क्या? क्या ये पाकिस्तान, नहीं वहां नहीं लगाना, क्या ये नेपाल पे लगने वाला है क्या? क्या ये बांग्लादेश पे लगने वाला है क्या? क्या ये श्रीलंका पे लगने वाला है क्या? नहीं सर, अगर इंडिया का एक्ट है तो ये कहां पर लगेगा? होल ऑफ इंडिया के ऊपर लगेगा सर, इंडिया के बाहर नहीं लगेगा, केवल और केवल इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा, बाकी कहीं पर एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसे बोला जाता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया के सभी जगहों पर कंपनीज एक्ट 2013 लगने वाला है। मतलब कहीं पर भी कंपनी, आप चाहे जम्मू में खोलो या कन्याकुमारी में, आप कंपनी गुजरात में खोलो या वेस्ट बंगाल में, आप सभी लोगों को कंपनीज एक्ट को फॉलो आप सभी लोगों को कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होगा, और उसके तहत ही आप क्या करोगे दोस्तों? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे। और कोई दूसरा तरीका नहीं है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, अब कमेंसमेंट। कमेंसमेंट कमेंसमेंट दोस्तों, ये कंपनीज एक्ट का कमेंसमेंट कब से होता है? तो जब से इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया है। क्या कहा मैंने, बोलो। जब से इसको ऑफिशियल गैजेट में क्या किया है? जब से इसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया है, तब से मैं क्या बोलूंगा? तब से मैं बोलूंगा ये कमेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, बोलो जल्दी से। तब से मैं बोलूंगा ये कमेंस हो जाता है। इस बात का आपको क्या रखना है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मतलब सर आप कह रहे हो कि जब जब भी कोई एक्ट आता है, जब तक वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं होगा, क्या कहा मैंने, बोलो। जब तक वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं होगा तब तक उसकी एप्लीकेबिलिटी चालू होती है क्या? नहीं दोस्तों, तब तक उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं चालू होती है। मतलब इस एक एक्ट की एप्लीकेबिलिटी केवल और केवल तभी चालू होंगी, एक एक्ट की एप्लीकेबिलिटी केवल और केवल तभी चालू होंगी जब वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है। और ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश होता है? प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद होता है या पहले होता है? सर पढ़ चुके हैं, आज ही पढ़े हम लोगों ने। ऑफिस प्रेसिडेंट पहले साइन करती है, और जब वो ओजी यानी कि ऑफिशियल गैजेट में आप उसको पब्लिश कर दोगे ना, वो लोगों के ऊपर लागू होना चालू हो जाता है। बराबर, ओके। अगला, नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एप्लीकेबिलिटी कि सर कंपनीज एक्ट 2013 आखिर किन किन जगहों पर या किन किन लोगों पर या किन किन कॉर्पोरेट्स पर एप्लीकेबल होता है? तो दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 और उसके प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। मतलब इन सारी चीजों में ये एप्लीकेबल होता है। पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इन इंडिया अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। क्या बोला, बोलो बच्चों। सर इनका कहना है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ना, वो किसके ऊपर लगेगा? ऐसी कंपनी जो बनाई गई है इंडिया के अंदर, वो भी इस एक्ट में। क्या कहा मैंने, बोलो। वो भी इस एक्ट में, और प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कोई पुराने कंपनी लॉ पर भी।
तो मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट होती है, चाहे इस लॉ के अंदर या पुराने कंपनी लॉ के अंदर, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। जैसे अल्टीमेट सीए की मैं बात करूं तो हमने कंपनी ओपन की मान लीजिए 2023 के अंदर, तो मुझे बताइए दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट की, 2013 हमने 2023 में खोला, तो हाँ सर। तो मैं बोलूंगा यूसीए के ऊपर या आईजी सर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो मैंने 2020 में ओपन किया था, क्या उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है क्या? हाँ दोस्तों, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है। और 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 देखो क्या, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब मान लीजिए जैसे रिलायंस 1971 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो क्या उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? हाँ सर। मतलब जो 1956 अपना प्रीवियस लॉ कौन सा था बच्चों? कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर भी जो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या कहा मैंने, बोलो। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर भी जो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगने वाला है। तो 2013 किन किन चीजों, किन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है? ऐसी कंपनी जो इंडिया में बनी इस एक्ट में, मतलब 2013 के एक्ट में, या प्रीवियस कंपनी यानी कि 1956 में एक्ट में, इन दोनों कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। ठीक है, ओके। दूसरा दूसरा इंश्योरेंस कंपनी। सर जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो आईआरडीए एक्ट के हिसाब से बनती है, तो उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। तीसरा, जितनी भी बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बनती है, पर फिर भी उनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है वो एज पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनती है, तो ऐसे केस में उनके ऊपर भी क्या कंपनीज एक्ट लगने वाला है क्या? हाँ दोस्तों, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगने वाला है। क्या कहा मैंने, बोलो। उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगने वाला है। अच्छा, मतलब सारी इंश्योरेंस कंपनी जैसे एलआईसी, जीआईसी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, सबके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा। सारी बैंकिंग कंपनी, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, इन सारे कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, या इन सारे बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जैसे अदानी पावर, जैसे एमएसईबी, इन सबके ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा, और इनको भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा, इनको भी कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होगा। क्या करना होगा बोलो बच्चों? इनको भी कंपनीज एक्ट को फॉलो करना होगा। पर इन तीनों चीजों में दोस्तों ध्यान रखो, आपको यहां पर लिखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हेन एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स, एक्सेप्ट व्हेन एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ रिस्पेक्टिव एक्ट then follow specific act, then follow specific act। मतलब क्या, सुनो ना, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा ध्यान देना यहां पर। आओ, हाँ ध्यान देना, ये क्या कहने की दोस्तों कोशिश कर रहा है, ठीक है ना बाबू। सुनो मां, देखिए सर, इनका कहना है कि अगर मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, बैंक, दोस्तों एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैलेंस शीट है ना ऐसे बनाना है आपको, यहां पर असेट, यहां पर लाइबिलिटी, यहां पर शेयर कैपिटल, एग्जाम्पल है। लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको बैलेंस शीट ऐसे बनाना है, जहां पर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर के फिगर्स होंगे, और यहां पर जो भी मैटर है वो लिखे हुए होंगे। तो अब सवाल बनता है
कि अगर मान लीजिए एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई, तो एसबीआई किसको फॉलो करे बच्चों? एसबीआई 1 को फॉलो करे या एसबीआई 2 वाले फॉर्मेट को फॉलो करे? क्या लगता है आपको, एसबीआई ने कौन से फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट वाले फॉर्मेट को करना चाहिए या सेकंड वाले फॉर्मेट को करना चाहिए? बोलो बच्चों, फर्स्ट वाले फॉर्मेट को करना चाहिए या सेकंड वाले फॉर्मेट को करना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? खुशी का जवाब है फर्स्ट। बाकी निर्वा निर्वा का भी कहना है 1, प्रिया का भी कहना है 1, दिवांशु का भी कहना है 1, हेमंत का भी कहना है 1, राजीव, मुझे तो सभी लोग 1 नजर आ रहे। इसका मतलब दोस्तों मैं क्या बोलूंगा, मुझे फॉलो किसको करना चाहिए? मुझे फॉलो इस चीज को करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको बातें? इसका मतलब यहां पर क्या बोला दोस्तों? इसका मतलब यहां पर बोला गया कि आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। आप जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो करते हुए चलेंगे ना, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या मिल जाएगा? अकॉर्डिंगली आपको, मतलब आपने इसको फॉलो करना है। मतलब सिंपल सी बात है, कंपनीज एक्ट और इनके खुद के एक्ट का अगर युद्ध होता है किसी प्रोविजन पर, दोनों टॉपिक सेम बातें करते हैं, दोनों दोनों एक्ट यहां पर रिस्पेक्टिव अपनी अपनी बात रखते हैं, तो उस केस के अंदर मैं बोलूंगा जीत किसकी होंगी? उस केस के अंदर जीत सर यहां पर कंपनी की होंगी। कौन सी? इंश्योरेंस, बैंकिंग या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो भी उनका रिस्पेक्टिव एक्ट है वो आप फॉलो करते हुए चलोगे। ठीक है ना? ओके सर, आ जाओ अगला। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखो क्या, अब सर फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट, कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। जैसे एफसीआई, तो ये कंपनी गवर्न्ड बाय, जैसे आईसीआई के भी नीचे लिखा होता है सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल एक्ट के द्वारा दोस्तों एक बॉडी आई है, तो उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट को लागू किया जा सकता है। और इसके अलावा छठवां पॉइंट कहता है एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब एक्सेट्रा वाला पॉइंट है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या कहा मैंने? बोलो, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट जो प्रिस्क्राइब किया जाए, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, उसके ऊपर भी दोस्तों क्या लगता है? उसके ऊपर भी मैं बोलूंगा यहां पर कंपनीज एक्ट लगता है। ठीक है, अच्छा जैसे मुझे एक बात बताओ, क्या एक पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है? नहीं। क्या सोलो प्रोपराइटर के ऊपर लगता है? नहीं। क्या एचयूएफ के ऊपर लगता है? नहीं सर, नहीं लगता। क्या किसी इंडिविजुअल के ऊपर लगता है? नहीं सर, नहीं लगता। क्या मुझे एक बात बताइए, किसी एलएलपी के ऊपर लगता है? नहीं सर। लेकिन मुझे बताओ, क्या कोई फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा अगर वो इंडिया में आ रही हो तो? हाँ सर, बिल्कुल लगेगा। क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर? हाँ सर, बिल्कुल लगेगा। यही तो बातें हमने डिस्कस की सर, कि कोई इंडियन कंपनी है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई फॉरेन कंपनी है, आप कंपनी ओपन कर रहे हो ना इंडिया में, चाहे आपके खुद के लोग ओपन कर रहे हैं या कोई बाहर के देश के लोग आके हमारे कंट्री में ओपन कर रहे हैं, तो इन दोनों केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा? इन दोनों केस के अंदर दोस्तों सुनो ना, इन दोनों केस के अंदर मैं बोलूंगा कि यहां पर क्या लगेगा? यहां पर कंपनीज एक्ट लगेगा। क्या आपको बात समझी? मतलब इन केसेस में नहीं लगना है, सिर्फ दो ही केसेस में, फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, इन दो केस के अंदर आपको क्या लगने वाला है? कंपनीज एक्ट लगने वाला है। क्या लगने वाला है? जल्दी से बोलो। आपको कंपनीज एक्ट लागू करना पड़ेगा। आपको कंपनीज एक्ट लगेगा क्या? हाँ दोस्तों, आपको कंपनीज एक्ट लगेगा। क्या इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर? बच्चों, क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर? तो मैं चलूं फिर दूसरे वाले इस पे। रुद्र आप अभी लिखना चालू करो, फिर बाद में जब होगा तब का तब देखेंगे, अभी आप पहले इसको फिनिश करो। ठीक है ना? चलिए, क्या इतनी बातें आपकी एब्सोल्युटली क्लियर? फटाफट, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। डन, डन, बोलो 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 जल्दी से, डन। तो मैंने क्या बताया?
सर मैंने बताया कि हमारा कंपनीज एक्ट 2013 किन किन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, किस किस पर एप्लीकेबल होता है। तो ऐसी कंपनी जो इंडिया में बनी दोस्तों इस एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 में या कोई प्रीवियस एक्ट के अंदर। इसके अलावा इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो भी होंगी उनके ऊपर भी लगता है। लेकिन अगर उनका खुद का एक्ट और हमारे कंपनीज एक्ट का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जो जीतेगा उनका खुद का एक्ट। इसके अलावा ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के द्वारा गवर्न है दोस्तों, आईसीआई भी हो गया, तो वो भी तो मैं कहूंगा वो भी कंपनीज एक्ट की कुछ कुछ चीजें फॉलो करता है। इसके अलावा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, गवर्नमेंट बोले कि इस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी लगा दो, तो मैं बोलूंगा सर वहां पर भी कंपनीज एक्ट लगने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। यानी कि आप ऐसा समझो ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट है। जो 6th वाला पॉइंट है ना दोस्तों, ये एक्सेट्रा वाला पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया किसी के ऊपर एप्लीकेबल करना है तो आपको लागू करना पड़ेगा क्या? हाँ, आपको लागू करना पड़ेगा। क्या क्या मैंने बोलो? आपको लागू करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने अभी देखा सेक्शन नंबर 1। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेक्शन नंबर 2। और सेक्शन नंबर 2 सभी एक्ट के किसके बारे में बात करता है? डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बोलो बच्चों? डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। और इस डेफिनेशन को बोला जाता है इंटरनल एड। क्या बोला जाता है बोलो? इंटरनल एड। एड का मतलब क्या होता है? हेल्प। क्या होता है जल्दी से बोलो? एड का मतलब होता है हेल्प। तो इंटरनल एड का मतलब होता है इंटरनल हेल्प। क्या होता है जल्दी से बोलो? इंटरनल एड का मतलब होता है इंटरनल हेल्प। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या कहा? मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा दोस्तों कि सेक्शन नंबर 2 जो है ना, ये बात करता है डेफिनिशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड जल्दी से बोलो? डेफिनिशंस। मतलब ये वर्ड का मतलब समझाता है। प्रॉब्लम क्या है समझिए। जैसे देखो इसके अंदर जितने भी डेफिनेशंस है ना, वो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, रुक जाओ जरा। जैसे देखिए दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा होगा यहां पर एक शब्द एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब है? तो एसोसिएट कंपनी का ये मतलब है, अब अगर एसोसिएट कंपनी को ये लोग इस चैप्टर में नहीं डिस्क्राइब करेंगे तो जब जब एसोसिएट कंपनी की कोई भी चीज आएगी तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको ये पूरी लाइनों को लिखते हुए चलना पड़ेगा। क्या कहा मैंने बोलो? जब जब, सुनो ना, जब जब दोस्तों, जब जब एसोसिएट कंपनी की जो जो भी बातें आएंगे ना, उनको ये सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हुए चलना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं। तो बेसिकली ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग क्या करते हैं? इन चीजों को डिफाइन। इससे क्या होगा कि कल चल के एसोसिएट कंपनी लिखा तो एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब होता है, क्या हमको समझ में आ जाता है क्या? हाँ सर हमको समझ में आ जाता है। बात समझ आ रही है आपको? अरे बोलो ना, बात समझ आ रही है आपको? हाँ, तो सर आप यही कह रहे हो ना कि बेसिकली एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्टन कर देता है। क्या कहा मैंने बोलो? एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्टन कर देता है। कौन? एक्ट की लैंग्वेज को शॉर्टन कर देता है दोस्तों डेफिनेशन। जहां पर इतने बड़े बड़े चीजों को डिफाइन करने के लिए एक शब्द बोल दिया, मतलब मुझे लॉ में कहीं पर भी कुछ लिखना है तो मैं एसोसिएट कंपनी लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा। मान लो मैं जैसे मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा। उसका क्या मतलब है वो आपको सेक्शन नंबर 2 बता देगा। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है वो आपको सेक्शन नंबर 2 बता देगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13 बता देगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि एक्ट अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाता, बहुत फैल जाता अगर बार बार सेम चीजें डिफाइन हो रही होती। तो हमने क्या कर दिया? जो चीजें रिपीट हो रही है उसको सेक्शन नंबर 2 में डिफाइन कर दिया, ताकि आपकी जो चीजें हैं ना वो क्या रह जाए दोस्तों? लाइव। बोलो ना जल्दी से, वो क्या रह जाए? कम रह जाए। बोलो जल्दी से, क्या रह जाए? सभी लोग बोलेंगे यहां पर, वो सेम रह जाए, वो कम रह जाए। जितना छोटा एक्ट बनेगा उतना ज्यादा बेहतरीन होगा बाद में उसको गो थ्रू करने के लिए, बाद में उसको पढ़ने के लिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके, तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर इन्होंने क्या देके रखा है बच्चों? इन्होंने यहां पर डेफिनेशंस को देके रखा है। ठीक है ना? सेक्शन नंबर 2 में अलग अलग क्लॉजेस है ना, जिसमें अब देखो एक तो डेफिनेशन है नहीं, बहुत सारी डेफिनेशन है। तो इन्होंने क्लॉजेस के माध्यम से उसको क्या किया है? डेफिनेशन को सेग्रीगेट कर करके यहां पर बताया है। क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को यहां तक क्लियर है क्या? तो बोलो ना मेरे को जल्दी से, क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को यहां तक एकदम बढ़िया से क्लियर है?
सभी लोग जल्दी से बोलो, क्या इतनी बातें यहां तक आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है क्या? यस 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 यस, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना? ओके, चलिए, ऑलराइट गाइस, चलो। तो दोस्तों, आज एक काम करेंगे, आज का जो हमारा सेशन है इसको हम लोग आज यही रोकेंगे, ठीक है ना? आज का सेशन हम लोग यही रोकेंगे। आज का इंट्रोडक्शन है, पहला दिन है, तो थोड़ा सा एकदम लाइट लाइट रखेंगे। अभी आपके मन में जो भी मुझसे डाउट होंगे वो आप मुझे पूछ लेना अभी कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो आज के सेशन को हम लोग यही रोकेंगे, और इसके कल से लेकिन अपने जो सेशंस होंगे उसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपको 2 बजे एक ब्रेक दूंगा, 2:15 से लेके 2:45 तक फिर हमारा सेकेंड पार्ट चलेगा। 2:45, 2:50, 2:55 ऐसा अपना चल सकता है, ठीक है ना? कोशिश करना कि आप अपने घर में बोल के रख दो कि 2 से 2:15 के बीच में मैं क्या करूं, सॉरी 1 से 1:15 के बीच में मैं क्या करूंगा, मैं लंच करूंगा करके, बराबर है ना? हो सके तो उसी टाइम फ्रेम में आप अपना लंच कर लेना। अब आज तो आपको पता नहीं था, पर कल से अब आपको पता होगा। तो 1 से लेके 1:15 के बीच में लंच करने ला, और अकॉर्डिंगली फिर आपको क्या करना है, अकॉर्डिंगली फिर अपने को आधा घंटा और इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सेकेंड हाफ में यहां पर बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? ऑलराइट, तो मिलेंगे हम लोग कल की क्लास के अंदर दोस्तों। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी ये जो बैच है, कौन सी बैच है सर? हमारी ये जो बैच है ना, ये रेगुलर बैच है। किसके लिए? मई 27, जनवरी 27, सितंबर 27 के लिए, जो 13 जुलाई से स्टार्ट हुई है। इसका ये टाइम टेबल रहने वाला है दोस्तों, जहां पर हमारा क्लास 11:15 से 1:45 चलेगा। आज हमने थोड़ा जल्दी क्लास खत्म किया है, बाकी हमारे जो रोज क्लासेस है वो 1 बजे आपको ब्रेक मिलेगा, 1 से 1:15, और फिर 1:15 से 1:45 तक हमारी क्लास स्ट्रेच होंगी। कुछ इस तरीके का टाइम टेबल रहने वाला है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर देना। और दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, आप लाइव मोड के लिए एनरोल करना, क्योंकि उसके अंदर भी आपको 3 व्यूज लाइव के अलावा एक्स्ट्रा मिलने वाले। व्यूज का मतलब क्या होता है कि 200 आवर्स के मान लो मेरे लेक्चर्स है, तो आप इसको इंटू 3 यानी कि 600 घंटे तक देख सकते हैं। आप एक बैच को एक बार भी देख लो ना तो बहुत है, 600 घंटे तो दूर की बात है, ठीक है ना? चलिए, तो मोर देन सफिशिएंट है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी। और बाकी आपको एनरोल करना है तो ultimateca.com पे जाना और अल्टीमेट कूपन कोड का इस्तेमाल करना दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मिलता हूं मैं आपके साथ कल के क्लास में। कहां पर मिलेंगे? इसी यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि पहले जो 5 सेशंस है ये यूट्यूब के ऊपर ही होंगे। सिर्फ 6th और 7th सेशन दोस्तों यूट्यूब और ऐप दोनों के ऊपर होगा, ताकि किसी को ऐप में इशू आए तो हमारी टेक्निकल टीम आपको सपोर्ट कर दे। और उसके बाद 8वां जो लेक्चर होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर शिफ्ट होने वाला है, ठीक है? ऑलराइट गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ कब? मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ सीधा सीधा कब मिलूंगा, बोलो ना? सीधा सीधा कल मिलूंगा। कितने बजे? 11:15 को शार्प हम लोग मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।